अपनी अपनी थॉट्स, जो भी वो सोचता है समझता है इस टॉपिक पर, यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि बोलने से ही बात बनती है, बोलने से ही हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहीं पर रह जाती हैं, वो घुटन पैदा करती है, और जब घुटन पैदा होगी तो अंदर में बीमारियां पैदा होंगी। जितना आप बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, वो चीज़ें बाहर निकलेंगी। जब यहाँ से यहाँ निकलती हैं, सबसे पहले हम यहीं पे चलाते रहते हैं, फिर जब हम उन्हें कुछ बोलने के लिए जब ऐसा मौका मिलता है तो वो जो थॉट्स होती हैं वो शब्दों में आ जाती हैं, और जब हम उन्हें रिलीज कर देते हैं तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। साथ ही साथ जब इस एनर्जी को हम डायरेक्शन देते हैं तो इसी एनर्जी को डायरेक्शन देने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान बन जाता है, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के हम इस सैटरडे को 3 to 5 मिल रहे हैं। इसका एक मेन मोटो ये है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है, जो हम कर नहीं रहे हैं। जैसा लास्ट सैटरडे हमने बात किया था इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है और लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होते जा रही है। आज का विषय क्या है? वाइब्रेशन, एनर्जी, एनर्जी, वाइब्रेशन। लर्न टू वाइब्रेट करेक्टली। व्हेन यू लर्न टू वाइब्रेट करेक्टली देन मैजिक हैपन्स। मतलब जब आप अपने आप को एक सही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार या जादू होता है। इस सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है, टॉपिक किस प्रकार का है, लेकिन ध्यान से देखिए कि हम डे टू डे लाइफ में अक्सर एक दूसरे को ये कहते हैं, ब्रो तुम्हारी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। वाइब्स। ये आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जेन जी, ऐसे तो कहते हैं ना, यार तुम्हारी वाइब्स अच्छी नहीं है, वर्क ऑन योर वाइब्स। हाई वाइब्स सेल्फी डालते हैं फिल्टर लगाकर, लो फ्रीक्वेंसी की वो फिल्टर से क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। आजकल एक गुड़िया लाभोगो करके आई है, उसको बहुत नेगेटिव वाइब्स बोल रहे हैं मार्केट में, वो क्या चीज़ है? बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सारी बेफालतू की चीज़ें हो रही हैं जिसकी यहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ऐसे टॉपिक्स पे जाएंगे तो हज़ारों टॉपिक्स हैं। हमको ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी है जो प्रैक्टिकल हों, जो डे टू डे लाइफ में यूजफुल हों और जो हमारी वाइब्स को हाई करें। कुछ लोग वाइब्स बोलते हैं जो जेन जी हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कहते हैं ऑरा, यार उसका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है। किसी महात्मा का ऑरा आपने देखा होगा। तो बात दोनों सेम है। जो स्पिरिचुअल लोग ऑरा कहते हैं और जो जेन जी लोग वाइब्स कहते हैं, लेकिन दोनों ही समझ नहीं रहे हैं ये ऑरा क्या साइंटिफिक होता है और क्या इस ऑरा को कम या ज़्यादा करना हमारे खुद के हाथ में है, खुद के कंट्रोल में है। क्या केवल किसी व्यक्ति का ही ऑरा या वाइब्स होती हैं या नॉन लिविंग चीज़ें जैसे मोबाइल, खाने पीने की चीज़ें या क्रिस्टल्स या किसी जगह का भी वाइब्स या ऑरा एनर्जी होती है, राइट? तो इस टॉपिक को हम अगले 1 घंटे के अंदर धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। पहला टॉपिक ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स की वाइब्रेशंस या एनर्जी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन बीइंग के अलावा, लिविंग के अलावा नॉन लिविंग चीज़ों का भी वाइब्स या एनर्जी होता है। तो पहला मौका हम आपसे ही शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू वाइब्रेट करेक्टली। तो वाइब्रेशन जिसको अपन एनर्जी सिग्नल भी कहते हैं, तो जैसा कि सर ने बताया कि ऑरा, वाइब्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सब चीज़ें एक ही हैं, बस बोलने का तरीका अलग है। होता है ना, जैसे कि अभी अपन सब बैठे थे
और जैसे ही सर आए तो पता चला कि यार कोई आया है। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि इनका एनर्जी ऑरा जो है वो बहुत हाई लेवल है, तभी ये एंटर किए तो सबका उधर ध्यान गया। एक पॉजिटिव एक फील होता है कि यार कोई तो रूम में एंटर किया है। तो वैसे ही अगर अपन कोई भी सेलिब्रिटी एंटर करता है या मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोई हॉल में ऐसे एंटर करता है तो वो अलग से अपने को महसूस होता है, या बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन है वो अगर हॉल में एंटर करता है तो मतलब एक अलग उस एरिया की वाइब्स एनर्जी चेंज हो जाती है, महसूस होता है कि यार कोई तो एंट्री किया। तो अब वाइब्रेशन जैसे कि दो प्रकार का होता है, हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन, या हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है अपन अगर बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और इंटेलेक्ट अपना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है और खुशी महसूस कर रहे हैं, जॉय, हैप्पीनेस, तो वो अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि अपन एक हाई फ्रीक्वेंसी में है या हाई एनर्जी में। सिमिलरली उसका ऑपोजिट है लो फ्रीक्वेंसी या लो वाइब्रेशन। अगर अपन बहुत नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव फील आ रहा है, बहुत फैटिक थकान लग रहा है और दिन के समय भी नींद आ रहा है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि पर्याप्त नींद लेने के बाद भी ऑफिस पे या नींद आ रहा है, तो अपन बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे। तो ऐसा है कि अपने को कुछ भी काम प्रोडक्टिव करना है तो अपने को एनी टाइम हाई फ्रीक्वेंसी पे रहना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन अपना बेस्ट 100% दे सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर जैसे सर एक जैसे आई सर्जन है और हर कोई एक अलग अलग व्यवसाय में है, जॉब में है, तो अगर वो अपने फील्ड में बेस्ट देना चाहता है तो वो हरदम हाई फ्रीक्वेंसी में उसके रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रहें ये क्वेश्चन है। तो पहले तो अपन पहले ये पता कर लिए कि अपन अभी क्या फ्रीक्वेंसी में, वो पता चल गया। अगर हाई फ्रीक्वेंसी में ही है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर लो फ्रीक्वेंसी में है तो अपन हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे जाएं, क्योंकि तभी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अपन लो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी में रह के अपन हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बहुत दुखी हूँ या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं काम करूँगा तो वो चीज़ उसमें छलकेगा, मैं 100% अपना दे ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उस एनर्जी लेवल में हूँ नहीं। तो अब चेंज कैसे करें, अपन लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसे आए। तो पहला है मेडिटेशन। अपन 5 मिनट 7 मिनट जो भी अपने हिसाब से अपन अपने सांस में ध्यान दें, मेडिटेशन करें, गाइडेड मेडिटेशन करें। और दूसरा जैसे कि सॉन्ग्स अगर किसी को पसंद है तो सॉन्ग सुने वो, और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, थैंकफुलनेस वो एक्सप्रेस करें कि यार, क्योंकि आज हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए थैंकफुल है यार। अपन अगर पूरे अपने 2 हाथ 2 पाँव काम कर रहे हैं, दिख रहा है, सुन पा रहे हैं, तो यही अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि अपने अराउंड और भी बहुत सारे लोग हैं जिसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है या एक पैर काम नहीं कर रहा, चल नहीं पा रहा है, आँख से दिख नहीं रहा है या सुन नहीं पा रहा है। तो यही एक अपने आप में एक बहुत ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस का रीज़न है, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करने का रीज़न है कि यार मैं पूरा हेल्दी। तो ग्रेटिट्यूडनेस लोगों को लेकर के, यार अपने आसपास अपन जिन लोगों के साथ हैं वो भी एक ब्लेसिंग ही है। आज अपन सब साथ में हैं, स्पेशली सर के साथ हैं जिनके पास इतना डेप्थ नॉलेज है मेंटल हेल्थ को लेके, तो ये भी एक हम सब के लिए ब्लेसिंग है। तो थैंकफुलनेस, अपन ग्रेटिट्यूडनेस एक्सप्रेस करें, थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करें, मेडिटेशन करें, सॉन्ग सुने। तो ये सब विभिन्न प्रकार के वेज हैं जिससे अपन लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में आ पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में हो गया, 2 टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, ये भी हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों रहना है वो भी बात हो गया, और लो से हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे आए ये भी बात हो गया। तो आई थिंक इतना ही मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ। थैंक यू। एक बहुत फेमस कोट है कि हर व्यक्ति रूम को चहका देता है, महका देता है। हर व्यक्ति रूम को चहका देता है या महका देता है। फ़र्क इतना होता है, कुछ लोगों के आने से रूम महक जाता है और कुछ लोगों के जाने से। तो एक शख्सियत यहाँ अभी एंटर किए, उसकी वजह से रूम के अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आई। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन भी साथ ही साथ दें और इस विषय पर वाइब्स और ऑरा क्या होता है और क्या ह्यूमन बीइंग का
हम इंसान का कुछ ऐसा वाइब्रेशन, एनर्जी, इनविजिबल चीज़ होती है? क्या इसे साइंटिफिक वे में मानना चाहिए या नहीं? मैं माइक आपको दे दूँ। आप सबको नमस्कार। मेरा पूरा नाम जो है डॉक्टर लेगेश्वर प्रसाद साहू है और फिलहाल मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक के पद पर मेगा हार्ट हॉस्पिटल पे वर्किंग हूँ। वहाँ पे ये 3 साल हो गए वहाँ पे काम करते हैं। वैसे योगा और नेचुरोपैथी फील्ड में काम करते हैं कम से कम 20 साल का अनुभव हो गया मुझे। और सर ने जैसे कहा कि वाइब्रेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती हैं। हम किसी चीज़ को माने या ना माने वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे नहीं मानने से वो नहीं है ऐसा नहीं है। आप उन सारी चीज़ों को, अभी मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में, क्या डिस्कशन हुआ क्या नहीं हुआ वो थोड़ा सा छूट गया मेरा। आप देखिएगा जब आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो कोई जगह या कोई व्यक्ति अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या वो जगह जो है अपने आप ही हमें एक नकारात्मक मन में विचार आने लगते हैं, उसके लिए अपने आप ही होता है, जबकि हमें पता नहीं होता। और बाद में जब सच्चाई पता चलता है तो एग्जैक्टली लगभग आप 80 से 90% वैसे ही होते हैं जिसके बारे में आपने निगेटिव विचार आए, पता चलता है कि वो आदमी वैसा है या जगह ही वैसी है ना, या पॉजिटिव विचार आए तो वो व्यक्ति या स्थान जो है वो वैसा है। लगभग 90%, 100% नहीं बोल रहा, लेकिन 80 to 90% ऐसा होता है। तो ये चीज़ ही होती है। और हमारे जैसे सर बोले साइंटिफिकली या बुकिश में क्या है, तो इन चीज़ों पे जैसे आप थोड़ा सा फिलोसफी के लिए जाएंगे, इंडियन फिलोसफी इसको हम पढ़ते हैं। जैसे आप इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है सांख्य फिलोसफी। महर्षि कपिल ने जो दिया हुआ है कि हमारा शरीर है, केवल हमारा शरीर नहीं है, ये पंच केवल महाभूत नहीं कि मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, इन्हीं चीज़ों से नहीं बना हुआ है। इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में तो केवल शरीर छूटता है, उसके साथ जो संस्कार है या जो दूसरी ज्ञानेंद्रिय जो बोलते हैं, है ना, तन्मात्राएं वगैरह होती है, अहंकार वगैरह होता है, ये सारी चीजें जो है भी जुड़ी होती हैं हमारी। उसी के अनुसार से हमारे जो बोलते हैं कर्म फल जो बन रहा है, आगे के जन्म बन रहे, बहुत सारी चीजें जो हम बात करते हैं, ये सब पहले से वर्णन है। इस बात मतलब महर्षि कपिल कलयुग के नहीं है, वो सतयुग के हैं, त्रेतायुग के, सतयुग के उस समय के हैं, तब उन्होंने ये सारी चीजें ज्ञान दिया हुआ है। और ये सारी चीजें हमारे जो वेद है, वेदांत है ना, उपनिषद है, इन सारी चीजों में पहले से लिखा हुआ है। तो नया कुछ नहीं है, बस हम उसको पढ़ रहे हैं, जो अभी तक नहीं जाना है उसको जान रहे हैं, है पुरानी चीजें। तो और आपके बारे में यही है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये जो संसार है वो दुख देने के लिए है। मैं जितना फिलोसफी पढ़ा हूँ, हालांकि मेरा साइंस बैकग्राउंड में मुझे फिलोसफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, फिलोसफी और साइकोलॉजी में बहुत पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो संसार जो है दुखालय है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ दुख है, दुख की कमी नहीं है ना। तो उस स्थिति में आप अपने जीवन को पॉजिटिविटी कैसे लाएंगे, अपने जीवन को कैसे नई ऊर्जा से भरेंगे, है ना। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो सर आगे बताएंगे कैसे करना है। इन्होंने भी बताया कि आप रोज अच्छे विचार लेके आइए, अच्छा भोजन कीजिए, हर एक चीज जो चीजें आपके जीवन में शामिल है, आप क्या करते हो, व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, पॉजिटिव बात कीजिए हमेशा। सही गिलास है, सिंपल, हमें स्कूल में सिखाया जाता है, आधा गिलास भर दिया तो सब क्या बोलते हैं, गिलास में आधा पानी भरा है, नहीं भाई आधा, या फिर कोई बोलेगा उसमें आधा खाली है। तो आपको बोलना है कि आपको क्या करना है। आप कहीं जा रहे हो, है ना, जैसे ऑफिस गए या बच्चा स्कूल जा रहा है, लेट हो गया आधा घंटा, तो मन में यही ख्याल होता है कि मैं लेट हो रहा हूँ। अब वो ख्याल आपको देखना, जैसे लेट होते हैं तो उसी दिन और दूसरी परेशानी आएगी, उसी कारण से और लेट हो जाते हैं, ये जनरली होता है। आप उल्टा सोचो, भले लेट हो रहा है लेकिन मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। आप सोच को चेंज कर दो, मैं टाइम से पहुंचूंगा, कुछ भी बजाय मुझे टाइम से पहुंचना है। आप जो बीच में जो बाधाएं आती है, कम से समय तो हम कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बीच में जो बाधाएं आ रही है उसमें आप उसको रोक सकते हो। तो अपने विचारों को
छोटी छोटी भोजन करना, सकारात्मक चीजों से भरी हुई भोजन। आजकल हमें मतलब यूट्यूब ने इतना ज्ञान दे दिया है, रील्स वालों ने इतना ज्ञान दे दिया है कि हम बहुत सारी चीजें खुद से जानने लगे हैं, है ना। बस उसको जीवन में अपनाना है, सिर्फ एक ही काम करना है हमें कि जीवन में उसको अपनाइए। ठीक है, थैंक यू सर। और वही चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जब मैं कभी ट्रैफिक में फंस जाता हूँ तो मैं हल्का सा म्यूजिक ऑन कर देता हूँ और मन ही मन बोलता हूँ क्लियर 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 क्लियर, और अपने आप ट्रैफिक क्लियर होना शुरू हो जाता है। ये कई बार मैंने आजमा के देखा है। कुछ मोबाइल में ऐसी फ्रीक्वेंसीज रखता हूँ जो वहाँ पर शांति क्रिएट करती है, उसको मोबाइल को कार के स्पीकर के साथ अटैच करके रन कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई जोश नहीं है, जोर नहीं है कि मैं उसको क्लियर करूँ जाके यहाँ, लेकिन वाइब्रेशंस में क्लियर 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 की भेज रहा हूँ, क्लियर 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 करके देखिए। एक फ्रीक्वेंसी जो आपने मोबाइल से जनरेट करी, जो सूदिंग फ्रीक्वेंसी है, दूसरा आपने माइंड से जनरेट की, क्लियर 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 क्लियर। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं इरिटेट हूँ बैठ के, अरे यार ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर फोन लगा रहा हूँ, सुन भाई मैं लेट हो गया, फिर मैं 2-4 लोगों को गाली बक रहा हूँ। क्या हुआ, एक तरंगे यहाँ से गलत छोड़ी, एक आधे को गाली बका, वो इरिटेट होगा, वो और इरिटेट होके और फंसाएगा गाड़ी, है ना, और लेट होगा। समझे ना। तो ये जो सारी बातें हम डे टू डे लाइफ में करते हैं सब समझ रहे हैं, मैं इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। पावर पॉइंट लगाएंगे, साइंटिफिक वे में अगर हम समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से इसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि क्या ह्यूमन बीइंग की कोई फ्रीक्वेंसी होती है, क्या हमारी वाइब्रेशन होती है, क्या हमारे सोचने से एक्चुअल में वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में जाती है, और जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारे आसपास की दुनिया को बदलता है। से बने हुए हैं एटम, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके आसपास वाइब्रेट, यानी हर एटम एक वाइब्रेशन में है। यही तो पढ़ा ना हमने। तो इट मीन्स साइंस खुद कह रहा है जिस चीज से हम बने हैं वो छोटी से छोटी चीज भी वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। दूसरी चीज, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी किससे बनी है, एटम से बनी है, तो इनका भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, राइट ना। तो ये साइंस ने प्रूव किया, कोई स्पिरिचुअलिटी की, योग की और फिलोसफीज की तो बात ही नहीं है। तो फिर इसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है, ये नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ, ये भी एटम का बना है, मैं भी एटम का बना हूँ, तो इसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, राइट। यानी ये जिस फ्रीक्वेंसी पे है उसी पे है, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज कर सकता हूँ। क्यों चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है जो मेरे अंदर है, कॉन्शियसनेस। कोई चीज तो है ना, चेतना, ये जड़ है, जड़, और मैं क्या हूँ, चेतन, एक्टिव। क्योंकि मैं अभी जैसे मैं गुस्सा करूँ, मैं गालियां पकड़ना शुरू कर दूँ, गुस्सा करना शुरू कर दूँ, नेगेटिविटी फैली, ये तो नहीं कर सकता ना, ये तो ऐसा ही रहेगा ना। तो ये है एटम और मैं हूँ एटम प्लस आत्मा। ये मेजर डिफरेंस है लिविंग में और नॉन लिविंग में। क्लियर। इसमें आत्मा नहीं है, जिसको हमने क्या कहा, कॉन्शियसनेस। लेकिन इसके अलावा, कॉन्शियसनेस के अलावा मेरे अंदर और भी कुछ है। वो क्या है, मेरा माइंड, मन, मेरा सोचने का, समझने का एक पावर, जो इसके पास, इसको ऐसा रख दूंगा तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, अपने आप खड़ा, क्योंकि इसमें मन नहीं है। और क्या नहीं है इसमें, बुद्धि नहीं है। इसको ठंडे में छोड़ दूंगा तो ठंडे में पड़ा रहेगा, गंदगी में छोड़ दूंगा गंदगी में पड़ा रहेगा। आदमी को अगर ठंडे में छोड़ दिया जाए, ठंडी लग रही है, तो उसके अंदर मन भी है और बुद्धि भी है कि वो गर्मी में जा सके। तो क्या क्या हुआ लिविंग में, एक आत्मा, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर मन, और मन के बाद शरीर।
इसमें क्या है? केवल शरीर है। तो योग कहता है हम 5 कोश के बने हुए हैं। पहला कोश कौन सा? अन्नमय कोश। कौन सा है? ये रहा अन्नमय कोश। ये क्या है? सॉलिड है, दिखाई देता है, मतलब फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी। ये वाला नहीं, वो मेरी वाली पावर पॉइंट से, मेरे वाला पावर पॉइंट से। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, ये पहला कोश है जो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है? वाइब्रेशन लो, फ्रीक्वेंसी लो, वेवलेंथ हाई। फ्रीक्वेंसी फिजिक्स बोलता है जिस चीज की फ्रीक्वेंसी लो होती है वो दिखाई देगा। ये पंखा है, अभी कितने पे चल रहा है? 2 पे होगा। अगर इसको 5 पे कर दें तो इसके पंख नहीं दिखेंगे, और अगर 10 पे कर दें या 50 पे कर दें तो ये पंखा ही गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, इतनी स्पीड से चला देते हो, राइट? और जब इसको बंद कर दें 0 पे तो ये दिखना। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, जो पहला शरीर, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का है और बहुत ही हाई वेवलेंथ का है, इसलिए हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन योग कहता है 4 शरीर और हैं हमारे पास। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और अभी हमने क्या कहा था? एक कहा था चेतना, आत्मा। आत्मा कौन से कोश में रहती है? 4थे कोश में। सर दूसरा क्या बताया? अन्नमय। प्राणमय। प्राणमय में क्या रहते हैं? हमारे प्राण। प्राण में गायब तो प्राण खत्म। प्राण ही तो नहीं, आत्मा नहीं है वो, प्राण बता आएंगे, यही सब कंफ्यूजन हमें खत्म करने हैं कि क्या प्राण और आत्मा एक ही है। आज इसीलिए बैठे हैं। दूसरा कोश क्या है? प्राण। उसमें क्या रहते हैं? प्राण। अन्नमय कोश जो अन्न खाने से बना है। तीसरा क्या है? मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? हमारा मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, जितना भी हमने सीखा बचपन से लेकर आज तक, जितनी भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये क्या है? मन। समझ गए? जिसमें हम फील करते हैं और सोचते हैं। चौथा कोश क्या है? बुद्धि। बुद्धि मतलब हमारी हायर इंटेलिजेंस, डिसीजन लेने की क्षमता, सही और गलत की। जानवरों में बुद्धि होती है? बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है। जहां छोड़ दोगे वहीं पड़े रहेंगे। हमारे अंदर बुद्धि है। अगर हम डिप्रेशन में चले जाएं तो हम बुद्धि से सोच सकते हैं कि मैं क्यों डिप्रेस हो रहा हूँ। लेकिन अगर एक जानवर डिप्रेशन में चला गया तो उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो सोच सके कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। वो सोच सकता है लेकिन ये एनालिसिस नहीं कर सकता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ये कौन बताता है? बुद्धि। बुद्धि। जानवर के पास नहीं है बुद्धि। कैसे कहते हैं ना, जब बुद्धि खत्म हो गया, जानवर टाइप का बिहेव कर रहा है, तो बुद्धि कहाँ पे रहती है? कौन से कोश में? विज्ञान में। अच्छा, विज्ञान है क्या? विज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान, स्पेशल पावर है हमारे अंदर। इसी से हम कुछ भी चीज, इसी से हमने चांद पे वो किया, इसी से हम सैटेलाइट बना पा रहे हैं, बुद्धि से। बुद्धि विशेष प्रकार से समझती है किसी चीज को। मन तो केवल समझता है कि ये हो क्या रहा है। बुद्धि उसको कुछ अलग एंगल से देखती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया, इसको दोबारा कैसे कर सकते हैं, इसका हायर वर्जन क्या निकाल सकते हैं। जितनी खोज होती है, रिसर्च होती है, किसने किया? बुद्धि। जानवर क्यों नहीं खोज कर पाया आज तक? शेर अभी तक महल क्यों नहीं बना पाया? हिरण कैसे अपने आप को बचा नहीं पाया? क्योंकि उसके पास मन है, बुद्धि। और बुद्धि जानवर इंसान के पास थी। पहले तो सब ऐसे ही घूमते थे जंगलों में, हम भी जानवर की तरह, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से आज ये कॉन्फ्रेंस हॉल बना लिया, आज अपन यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? आत्मा। तो आत्मा हमारे पास भी है और जानवर के पास भी है, ठीक है। एक लाइन सुनिएगा ध्यान से और इसको समझिएगा। We are not human being.
वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन एंड बीइंग। क्या कहा मैंने कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन एंड बीइंग। ह्यूमन अलग है, बीइंग अलग है। ह्यूमन का मतलब क्या? फिजिकल बॉडी, और बीइंग उसमें वो सारी चीजें आती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हमारा अहम हिस्सा है। मन, माइंड, इंटेलेक्ट, आत्मा, ये सारी चीजें, ईगो, ये क्या है? बीइंग। और जो 5 कोश है ना, उसमें से जो पहला कोश है अन्य कोश, वो क्या है? ह्यूमन। और जो 4 कोश हैं, बाकी के 4, वो क्या है? बीइंग। तो अगर ह्यूमन और बीइंग को 2 में डिवाइड किया जाए, कितना % ह्यूमन है और कितना % बीइंग है? 20% और 80% बीइंग। और हम किस पे काम करते हैं जिंदगी भर? ह्यूमन के। और बीइंग को भूल जाते हैं, और इसीलिए सारी परेशानियां झेल रहे हैं। ये क्लियर हुआ? समझ रहे हैं ना बात क्या कहना चाह रहा हूं? और ये बीइंग ही, इस बीइंग को समझाने के लिए पूरा योग, आयुर्वेद, वेदांत हमारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन साइंस जो है बीइंग को समझना ही नहीं चाहती है। साइंस ह्यूमन पे ही टिकी हुई है। और कुछ लोग तो, सलमान खान जैसे लोग कह रहे हैं बीइंग ह्यूमन, इंसान बनिए। हम तो इंसान से भी नीचे गिर गए हैं ना। पहले इंसान बनते हैं, चलिए वापस जानवर से, और फिर इंसान से आगे चलना है तो किसमें जाना पड़ेगा? बीइंग में। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग है। ये क्या है? बॉडी। बॉडी वर्किंग लाइक ए मशीन। ये मशीन है। कैसे? इस पूरे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। जो सेल्स जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं, छोटी छोटी कॉलोनी। लीवर, स्प्लीन, किडनी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन। जैसे हम इंसान अलग अलग कॉलोनी बना के रहते हैं ना, मुस्कान सोसाइटी, आम्रपाली सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी। इसी प्रकार से जो सेल्स हैं, ये छोटी छोटी कॉलोनीज बना के रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक टुल्लू पंप है। लीवर क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। किडनी, फिल्टर। ये क्या है? कैमरा। ये क्या है? स्पीकर। ऐसे तो है सारा कुछ, लेकिन इस पूरे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? ये है ब्रेन का कंप्यूटर। इसके अंदर में 100 बिलियन न्यूरॉन हैं। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये वायरिंग है इसकी, जिसके द्वारा ये ब्रेन का कंप्यूटर इस बॉडी की मशीन को कंट्रोल करता है। यही मेडिकल साइंस बताती है कि ज्यादा खाना खाएंगे तो एसिडिटी होगी, और इसी का पूरा, इस पूरी मशीन को और इस ब्रेन के कंप्यूटर को हम न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं, और इसको पूरे पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। और इन दोनों को मिला के हम MBBS और MS करते हैं। काट के देखते हैं कौन सी चीज कहाँ। इसके हम डॉक्टर बन जाते हैं, MBBS, MS, MD। इतना क्लियर हुआ? और यही है अन्नमय कोश, जो दिखाई देता है। लेकिन इसके बियॉन्ड ये है हमारा सॉफ्टवेयर, माइंड। किसका सॉफ्टवेयर? इस ब्रेन के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, हमारे सोचने की क्षमता। ये क्या है? मनोमय कोश। इसी में कॉन्शियस माइंड आता है और सबकॉन्शियस माइंड आता है। ये क्यों दिया भगवान ने? जब ब्रेन दे दिया, ये दे दिया, तो इसकी क्या जरूरत थी? अगर आपको एक मोबाइल दे दो, उसमें सॉफ्टवेयर ना हो, अगर आपके पास एक लैपटॉप हो, उसमें सॉफ्टवेयर हो ही ना, ऑन ही नहीं चलेगा क्या? तो इसीलिए इस हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या दिया गया? सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है? ये पूरी दुनिया को समझने के लिए दिया गया है कि ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, कभी कोई ऐसे बैठा हुआ है ठंडा लग रहा है, किसने बताया? ये ठंडा है मौसम। 5 सेंसेस। तो 5 सेंसेस से ये इंफॉर्मेशन लेकर ये दुनिया को समझता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी आप लोग यहाँ अपने अपने तरीके से बैठे हैं,
क्यों बैठे हैं ऐसे? क्योंकि आपके मन को पता है कि यहाँ कैसे बैठना है। कोई पैर ऊपर करके तो नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि मन को पता है कि यहाँ पर कैसे बैठना चाहिए। तो ये मन क्या है? दुनिया को समझने का तरीका। इसी से हम सोचते हैं और इसी से हम फील करते हैं। समझ रहे ना? और ये खटाखट प्रोसेस करता है, फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। अभी जो आप मेरे से सुन रहे हैं, कहाँ जा रहा है? मन में जा रहा है। फिर पुराना डाटा लेके खटाखट समझता है, ओके ठीक बोले, गलत बोले, हाँ सही तो बात, हाँ यही तो पढ़ा था, अंदर में चल रहा है ना सब, उसमें सॉफ्टवेयर में। और इसी सॉफ्टवेयर में जब वायरस आ जाता है, कुकीज आ जाते हैं, मालवेयर आ जाते हैं, तो इसमें एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, और फिर हम एकदम जिंदगी को लो फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब क्या? जो आप 5 सेंसेस के द्वारा देखकर, सुनकर समझते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। जैसे अभी सबका कॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, आईज एक्टिव है, ईयर एक्टिव है, टेस्ट, स्मेल, टच और इंफॉर्मेशन करें कि आप इन सेमिनार हॉल पे बैठे हैं, कुछ सुनाया जा रहा है, वो आपको सुनना है। लेकिन एक आपका सबकॉन्शियस है जो अंदर ही अंदर पूरे प्रोसेस को समझ रहा है और समझ के आपको बता रहा है कि इसमें से क्या निकालना है। तो जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे वो आपकी क्या बन जाएगी? सोच। ऐसे ही हम सोच बनाते हैं। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने 2 मार दिए, तो आपकी एक सोच बन गई कि ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकते किसी को, है ना? 2 पढ़ सकते हैं। छोटा बच्चा जब होता है ना, जब पैदा होता है तो उसका ये माइंड 0 होता है। जब वो पहली आंख खोलता है ना, तब उसको दिखता है अच्छा एक कोई लेडीज है उसके आसपास घूमते रहती है और बहुत केयर करती है उसकी, और सब लोग उसको मम्मी बोलते हैं। ओके, वो बोलता है ओके इसका नाम मम्मी है, ठीक है। एक आदमी कोई है जो बीच बीच में आता है, थोड़ा सा उसको टच करता है, फिर चले जाता है, उसको पापा बोलते हैं, तो वो पापा याद कर लेता है। वो सारा कुछ किसमें स्टोर करता है? इसको मन में। फिर वो उद्यमी होकर थोड़ा बड़ा होता है, पिछली ऊंचाई से कूद जाता है ढाम, और यहाँ एक बड़ा सा आलू निकलता है। फिर उसको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं कूदना है। फिर वो इतनी सी ऊंचाई से कूद के देखता है, कूदेगा तो नहीं क्योंकि मन कूदवाएगा। फिर वो यहाँ से कूदता है, फिर आलू नहीं निकलता, फिर उसको समझ में आता है यहाँ से वो कूदने से निकलता है और यहाँ से। फिर वो स्कूल जाता है, फिर 2 थप्पड़ मारता है, 4 पड़ते हैं, तब उसको समझना है कैसे नहीं मारना है किसी। फिर इग्नू पेंसिल चोरी करके लाता है, मम्मी को बताता है, मम्मी बोलती है बहुत अच्छी पेंसिल है, फिर उसको समझ में आता है इसमें तो वाही मिलती है, तो फिर वो चोरी करना शुरू करता है। ये पहला उसके अंदर क्या आ गया? वायरस आ गया। समझ रहे ना कैसे सीखता है हम सबका मन? बचपन के दिन याद करिए, सारा कुछ डाटा इसमें स्टोर है। तो अभी आपको कैसे पता है कि हम कैसे बैठना है? किसने सिखाया? दुनिया ने सिखाया ना, मन में स्टोर है ना। तो जैसे आप कॉन्फ्रेंस हॉल में इस पे आए, आपको पता है कैसे बैठना है, ऐसे बैठ गए। अगर मैं इसमें मन में से सारी मेमोरी इरेज कर दूं, तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि किस पे बैठना है, जमीन पे बैठना है कि चेयर पे बैठना है। और हिप्नोसिस में आपके मन को चेंज किया जा सकता है। अगर मैं इन्हें हिप्नोटाइज कर दूं केवल बिना टच किए ऐसे ऐसे, और इनको बोलूं कि अब से आप पानी पीना भूल जाएंगे, आपको प्यास लगेगी लेकिन आप भूल जाएंगे कि पानी कैसे पिया जाता है, क्योंकि भूल जाएंगे। और इनके सामने बोतल पड़ी रहेगी और इन्हें खूब प्यास लगेगी, लेकिन इनको ये समझ में आएगा कि बोतल को पानी कैसे पीना, बोतल को उल्टा कर देंगे, ढक्कन नहीं खोल पाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, मैं ये समझा। यानी बचपन से लेकर आज तक आपने जितना कुछ सीखा वो कहीं स्टोर है, और वो कहाँ है? यहाँ पर, जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हिप्नोसिस में मैं उसको सेकंड में से बदल सकता। ये उसका प्रैक्टिकल यूज है मनोमय कोश का। अगर मैं मनोमय कोश में जाके इनको बोलूं, देखो जितने लोग बैठे हैं ये सब तुम्हारे दुश्मन है, और तुम्हारे पास जितना भी पैसा है मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, सारा मेरे को दे। हिप्नोटाइज करके ऐसे ऐसे करके बस थोड़ी देर ये तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और पूरा पैसा मेरे को दे देंगे। और फिर मैं थोड़ी देर को बोलूँगा तुम तब तक आराम से एंजॉय करो, मैं आ रहा हूँ, और मैं चले जाऊँगा। फिर जब उसको होश आएगा, एकदम से कॉन्शियस होगा, तब इसको समझ में आएगा कि तो मेरे ही दोस्त पैसा लेके कौन भाग गया।
तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका तीसरी लेयर है, कौन सी, मनोमय कोश, उसमें सबकॉन्शियस माइंड है जिसे हाईजैक किया जा सकता है, जिसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और जो सीखना चाहता हो मैं यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक दिन में नहीं, पूरा 1 महीने का कोर्स रहेगा और आप लोगों को हिप्नोटाइज कर पाएंगे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं सिखाना। और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो इंटरनेशनल ट्रेनर है, उनकी मैं वर्कशॉप भी यहाँ लेकर आऊँगा। अपन करेंगे रायपुर के अंदर बड़े ऑडिटोरियम में वर्कशॉप, जिसमें वो ऑन स्टेज दिखाएंगे। आप किसी को भी बिठा देना, वैसे बैठे रहेंगे स्टेज पे 10 लोग और ये बोलेंगे कि अब तुम हिप्नोटाइज हो गए, बस ऐसा करके। पर वो हिप्नोटाइज जाएगा, बोलेंगे बहुत गर्मी लग रही है तुम्हें, बहुत गर्मी लग रही है, कपड़े उतारो, वो कपड़े उतारना शुरू कर देगा। और दूसरे को बोलेंगे बहुत ठंडी लग रही है तुम्हें, तुम रजाई ओढ़ लो, वो उठा के रजाई ओढ़ना शुरू कर देगा। एक ही समय में एक ही मौसम। फिर इसको बोलेगा तुम एकदम थोड़ी देर बाद तुम्हें गुदगुदी होने शुरू हो जाएगी, तुम हंसने लग जाओगे, और थोड़ी देर बाद हंसना शुरू हो जाएगा। इसको बोलेगा कि तुम्हें एकदम दुखी हो जाओगे, तुम रोना शुरू कर दोगे और वो रोना शुरू कर देगा। मतलब जो भी उसको बोला जाएगा वही वही उसका मन करना, जब तक वो हिप्नोसिस में है। अभी आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, YouTube पे भी वीडियो भरे हुए हैं और मैंने हिप्नोसिस सीखा है डायरेक्ट उसी दोस्त से, और आपको भी सीखना है तो हम रायपुर में इनवाइट कर सकते हैं। फायदा क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो तीसरा कोश है मन, जिसे दुनिया आपको हाईजैक कर सकती है, और ये हाईजैक हुआ पड़ा है। आज आपकी सोच नहीं, ये जो छोटे छोटे रील्स बनाई जा रही है, कौन सिखाया, हाईजैक किया गया है। ठंडा मतलब कोका कोला, बोलो जुबान केसरी, ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दिखा के अनहेल्दी चीजें हेल्दी बना के दी जा रही हैं, कौन, आपका मनोमय कोश हाईजैक हुआ पड़ा है। समझ रहे हैं बात? लेकिन मनोमय कोश के ऊपर आपके पास एक चीज और है, ये है इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये है हायर इंटेलिजेंस। जैसे मैंने इसके मन को हिप्नोटाइज किया, इसे सारा असर दे दिया, लेकिन जैसे ही इसका हिप्नोसिस का असर खत्म हुआ तो क्या एक्टिव हो गई, बुद्धि। अब ये देखेगा कि मैंने क्या कर दिया, फिर इसको क्या होगा, पश्चाताप, गिल्ट। किसको होगा, बुद्धि जब एक्टिव होगी तो किसको पश्चाताप होगा, मन को। और ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब अपन शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीद लाते हैं और घर पहुंचने और जाके देखते हैं घर में तो पहले ही भरा हुआ है, फिर किसको बिल आता है, क्योंकि उस समय वहां पर क्या होता है, उस समय आपकी गलती नहीं है, उन्होंने आपके मनोमय कोश को हाईजैक कर लिया। कैसे, वहां सेल लगाकर, वहां म्यूजिक लगाकर, वहां का वातावरण ऐसा बनाकर, और आपको पता भी नहीं चला कि आप हिप्नोटाइज होके आ गए। उससे ही पर्सन जो होते हैं वो आपको ऐसे ऐसे खरीदवा देते हैं जबरदस्त कर। लेकिन जब आप गाड़ी में वापस जा रहे होते हैं, फिर आपको लगता है 3 जूते में और खरीद के लाए, 5 तो पहले पड़े हुए हैं। उस समय क्यों नहीं आया, क्योंकि उस समय आपका माइंड हाईजैक हो गया। एक मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, द बाइंग कॉन्स्पिरेसी, की बेचने का साजिश, जाके देखिएगा, हिंदी में क्या है, बाइंग कॉन्स्पिरेसी, बेचने की कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, बाइंग डॉक्यूमेंट्री मूवी है, उसमें ये दिखाया गया है कि कोरोना के बाद से कैसे लगातार सामान बेचा जा रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपको जानबूझ के पकड़ पकड़ कर सामान को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। एक दिन में 26 लाख जूते पूरे विश्व में बन रहे हैं। एक महीने में कितना बन जाएगा और एक साल में कितना बन जाएगा, और पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी है, पहनने वाले लोग कितने हैं, सोच के देखिए। ये जो इतना ज्यादा बन रहा है, इसका यूज कहां होगा। एक दिन में 26 लाख जूते, एक महीने में 1.5 करोड़ फोन बन रहे हैं। अब ये बन के कहां जाएंगे, ऐसा थोड़ी स्टोर में जाएंगे,
आपके पास आएंगे और आपको बेचा जाएगा कि ये पुराना हो गया, इसको सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड नहीं है, नया खरीदिए, ये नया वर्जन आ गया सर, 16 आप क्यों 17 आ गया, 16 क्यों लेके घूम रहे हैं, क्यों भाई साहब आप 13 लेके घूम रहे हैं। और जब सेल आती है, अब त्योहार आते हैं, तो उसमें बम्बार्डमेंट कर दी जाती है कि 150 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। आप दिल्ली में जाओगे ना, कपड़े किलो के भाव में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 50 रुपये किलो कपड़े मिलेंगे आपको, और आप देख के हैरान रह जाओगे कि 50 रुपये किलो कपड़ा इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जो 5000 का जैकेट वो आपको 50 रुपये में मिल रहा है रोड साइड, वो कहाँ से लेके आते हैं? वो उन्हीं कंपनियों के शोरूम का फेंका हुआ सामान होता है जो कोई यूज नहीं करता। इतना बनने के बाद, जब ऑफर लगाने के बाद भी माल बचेगा ही बचेगा, और जो बच जाता है उन्हें गरीबों को नहीं दिया जाता, उन्हें तुड़वाया जाता है। जो ये कॉस्मेटिक्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बन गए, बिके नहीं, फिर एक कंपनी को ठेका दिया जाता है कि इसको काट काट के एक एक को लिपस्टिक को तोड़ना है, इसको निकालना है, जमीन में फेंकना है, और कहीं डिस्पोज करके आना है, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो 10 रुपए कम करके आपको बेच देंगे, क्योंकि अगर वो कम करके बेचेंगे तो उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई। ऑलरेडी प्रॉफिट इतना गुना ज्यादा होता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका खेल प्रॉफिट में नहीं है, उनका खेल है नंबर्स में, कितने ज्यादा नंबर्स बिकेंगे। और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, चाइना बेचने में आगे नहीं है, बनाने में आगे है, सबसे ज्यादा बना के बेच रहा है पूरे विश्व। ये जो अमेरिका खरीद रहा है, जो अपन सोचते हैं अमेरिकन ब्रांड्स हैं, कि इसका बैग, इसका पर्स, इसका वैलेट, सब चाइना में बन गया, और बात सब अमेरिका और अमेरिका से ठप्पा लग गया। अगर ये मूवी आप देख लोगे ना, तो आप मॉल जाने के बाद ना आपको एकदम डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, आप कुछ भी खरीद के नहीं लाओगे मॉल से। देखिए, जरूरी है। क्लियर हुआ? फिर वापस टॉपिक पर लौटते हैं। ये क्या है? विज्ञान में कुछ इसका ये एक्टिव हो गया, उसे कोई हाईजैक नहीं कर सकता। लेकिन रिसर्च बताती है 80% लोगों का ये बंद पड़ा हो गया, केवल 20% लोगों का एक्टिव है, 80% लोग इससे चल रहे हैं मन से। और ये क्या है? पावर है, सोल, आनंदमय कोश। कोश मतलब एक के बाद एक के बाद एक। थोड़ा नेक्स्ट करिए, यहां से। मन मतलब सर माइंड ही है ना, माइंड। हाँ, माइंड। तो जैसे ह्यूमन के अंदर में ब्रेन, लीवर, किडनी है, यहाँ पर ऐसे ही आपके मेटाफिजिकल है। कॉन्शियस माइंड मन, सबकॉन्शियस माइंड चित्त। जो योग में कहा गया ना, मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तो अपन ऐसे किसी को बोलेंगे मन, चित्त, आत्मा, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, तो बोलेगा ज्ञान मत झाड़, है ना, बाबागिरी मत कर। तो आपको ऐसे नहीं बोलना, क्या बोला? कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड एंड द इंटेलेक्ट एंड द सोल। फिर देखो लोग तालियां बजाएंगे उस चीज को। तो हम इंडियंस इसी में पीछे हैं कि हमें अपनी चीजों को साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन नहीं करना आता। एक फॉर्मर आता है, वो खड़ा करके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड बताता है, 2 हिप्नोसिस की स्पीड दिखाता है, और हम सब लोग हाईजैक हो जाते हैं। क्लियर? कॉन्शियस माइंड इज द मन, सबकॉन्शियस माइंड इज द चित्त, इंटेलेक्ट इज द बुद्धि एंड सोल इज द आत्मा। राइट? ये देखिए यहाँ पर, ये दिखाई देगा। नेक्स्ट, अब जैसे सिस्टम, ह्यूमन के अंदर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, पढ़ते हैं ना, बच्चों को भी पढ़ाते होंगे। ऐसे ही इसके भी कोई सिस्टम है क्या? इसके अंदर एक है थिंकिंग सिस्टम। थिंकिंग सिस्टम क्या है? मन। एक है डिसीजिव सिस्टम, डिसीजन लेने का सिस्टम, वो क्या है? बुद्धि। तीसरा है पावर सिस्टम। पावर मतलब जैसे ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर एक पावर बैंक लगा हुआ है, तब ये चल रहा है ना। ऐसे ही हमारा पावर बैंक क्या है? सोल। सोल इज द पावर बैंक सिस्टम।
लेकिन इन सारों के साथ एक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी सिस्टम। ये एनर्जी सिस्टम क्या है? इसमें आती है 3,52,006 नाड़ियां और 114 चक्र। नाड़ी क्या होती है? कुछ लोग इसको नाड़ी समझते हैं, जो ब्लू ब्लू है ये नसें हैं। कुछ लोग आर्टरीज को नाड़ी समझते हैं, नहीं। कुछ लोग नर्व्स को नाड़ी समझते हैं, नहीं। नाड़ी क्या है? जो दिखाई नहीं देती। इसके अंदर क्या फ्लो करता है? प्राण। ये है। अभी आपने पहला कोश समझा, अन्नमय कोश। तीसरा कोश समझा, मनोमय कोश। चौथा कोश समझा, विज्ञानमय कोश। पांचवा कोश समझा, आनंदमय। लेकिन दूसरा कहां गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 कोश को नहीं समझना है ना, तो एक कोश को समझ लो, वो है प्राणमय कोश। क्योंकि इसी से आप जिंदा हैं और इसी से सब कुछ चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये रहे 5 कोश। ये जैसे ऑरा होता है, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग में हम सीखते हैं, मैंने वहां पे भी कोशिश किए हुए हैं। तो जैसे हम इसके ऑरा को अगर स्कैन करना चाहें, तो मैं अपनी प्राणमय कोश से इसके प्राणमय कोश को सेंस करूंगा। तो जब मैं हाथ यहां लेकर जा रहा हूं, तो मेरा हाथ यहां पर रुक जा रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहां से यहां तक कुछ एनर्जी है जो मुझे रोक रही है। इस साइड में अगर मैं फील करूं, यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है। यहां चक्र है, ये चक्रों को फील किया जा सकता है। कौन सा चक्र स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। और ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने हाथों के चक्रों को और बॉडी के चक्रों को एक्टिव करना होगा, ताकि आप सेंस कर सकें। जैसे किसी का नाक खराब है, स्मेल, तो उसको कोई परफ्यूम भी लगा के आएगा तो उसको, और कईयों का नाक बहुत तेज रहता है, थोड़ा सा भी परफ्यूम कुछ लगाया है तो बता देंगे कि आपने कुछ लगाया हुआ है। कहीं से कुछ स्मेल आती है तो बता देंगे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। और जब सर्दी जुकाम होता है तो सामने में कुछ पूरा घर जलता रहे तो भी स्मेल नहीं आती। क्लियर हुआ? अब ये जो बातें हैं, ये जो अपन ये बोलते हैं, तो ये अगर 5 कोश हैं, एक कोश दिखाई दे रहा है, बाकी 4 क्यों नहीं दिखाई दे रहे? यहां पर आपको ये लाइट दिखाई दे रही है, ये पंखा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे हवा दिखाई, यहां पे इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, क्या आपको दिखाई दे रही है? यहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट भी लगाई गई है, क्या आपको दिखाई दे रही है? क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, उसकी जो रेंज है वो हमारी आंखों की रेंज से ऊपर या नीचे है। हमारा जो आईज है वो रेड से लेकर वायलेट तक को देख सकता है। रेड से जो नीचे की है वो है इंफ्रारेड, उसको हमारी आईज, लेकिन यहां है अभी इंफ्रारेड रेज। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट, वायलेट के आगे की जो रेज हैं वो हमें दिखाई, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। किससे? 6 सेंस से। तो इसी प्रकार से यहां आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको कुछ और आवाज भी सुनाई दे रही है। किसकी? पंखे की। और किस चीज की? पता है, यहां पर अभी बहुत सारी आवाजें हैं जो आपको सुनाई नहीं दे रही है। अगर यहां एक चमगादड़ को लाया जाए, एक बैट को लाया जाए, एक कैट को लाया जाए, एक रैट को लाया जाए और उनके कानों में चेक किया जाए, तो उनको बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी आदमियों की आवाजों के अलावा। क्योंकि उनका जो कान होते हैं वो हमारे जो कान हैं वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज यहां तक की रेंज सुन सकते हैं। 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर हमको नहीं सुनाई देता। लेकिन रैट, कैट, बैट, ये जो होते हैं स्पेशल एनिमल, ये सुन लेते हैं। इसलिए भूकंप आने से पहले इनको पता चल जाता है, बाढ़ आने से पहले चल जाता है, इसलिए भग जाते हैं पहले से ही। तो आज अगर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस आ जाएं, आने वाले समय में साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, अभी वो चश्मा तो आ गया जिससे आप फोटो ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा चश्मा बन जाएगा कि आप ऐसे पहनोगे और आपको आदमी के 5 कोश दिखाई देंगे और आप समझ पाओगे कि इसका ऑरा कितना है। जैसे ही आप जाओगे तो आपको थोड़ा दूर होना पड़ेगा, इसका तो ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अब साइंस उस लेवल पे काम कर रही है। रशिया, जापान, कोरिया, जर्मनी ये डिवाइसेस बना रहे हैं ऐसी फ्रीक्वेंसीज को मेजर करने की जो सटल्स हैं।
हमारे विज्ञान को समझ के 5 कोश वाला चश्मा लाने की बात चल रही है। बायोफील्ड व्यूअर एक ऐसी डिवाइस है, जैसे हम सीसीटीवी लगाते हैं तो आप आदमियों को देख सकते हैं, हमारे पास वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं पॉजिटिव एयर जोन में, जिससे आप इस कमरे का ऑरा देख सकते हैं। आदमियों के बैठे हुए आपको ऑरा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो दिखेगा ये इसका ऑरा कितना इसका है, किसका ऑरा आपस में मिला हुआ है, किस में कौन से कलर हैं। समझ रहे हैं बात? और जो मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि किसी की पावर निकाल देना, ये जस्ट मैं केवल इसलिए दिखाता हूं कि ताकि आपको ये समझ में आए कि ये एक्चुअल में होता है ऑरा। ये इसका फिजिकल बॉडी है और ये इसका प्राणमय कोश है। ये रहा प्राणमय कोश, यहाँ ये रहा मनोमय कोश, ये रहा विज्ञानमय कोश, और ये रहा इसका आनंदमय कोश। मैं कुछ बातों के द्वारा इन्हें हिप्नोटाइज कर सकता हूं, लेकिन एक होता है मैस्मेरिज्म, जिसमें मंत्र बोलकर इन्हें हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और मंत्र कहां पे काम करेंगे? यहां पर साउंड फ्रीक्वेंसी है, और कुछ मंत्र बोले जाए और ये टोटली हिप्नोटाइज हो जाए। समझ रहे हैं बात? क्यों? क्योंकि मंत्र कहां पे काम किए? इस एरिया पे, इस लाइन पर। क्लियर? बैठिए भैया। एक होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश कैसे फैला हुआ है? ये क्या हुआ? मनोमय है। ये क्या हुआ? विज्ञान में है। ये हुआ आनंद में, और ये अंदर भी है ना, शरीर के अंदर भी। लेकिन ये सारे कोश आपस में चिपके कैसे हुए हैं? ये चिपके हुए हैं किसके द्वारा? प्राणमय कोश के द्वारा। ये वॉलपेपर है, ठीक है। इस वॉलपेपर को अगर मुझे इस दीवार से चिपकाना है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ग्लू की। तो ये समझ लीजिए ये वॉलपेपर क्या है? 4 कोश हैं। कौन से कोश? 3 कोश हैं। ये मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। मन, बुद्धि और आत्मा। और ये क्या है? अन्नमय कोश। अब मुझे इसको इससे चिपकाना है, जोड़ना है, तो जोड़ने का काम कौन करता है? प्राणमय कोश। और ये प्राणमय कोश में नाड़ियां हैं, जैसे पूरी फैली हुई हैं यहां से यहां तक। ये दोनों चिपके हुए हैं। ये 3 कोश और ये पहला कोश आपस में कैसे चिपके हुए हैं? किसके द्वारा? 3,52,006 नाड़ियों के द्वारा। जब डेथ होती है तो केवल आत्मा नहीं जाती, क्या जाते हैं? 4 कोश जाते हैं। ये मनोमय, मनोमय के ऊपर विज्ञानमय, विज्ञानमय के ऊपर आनंदमय, और ये है अन्नमय बॉडी। और ये आपस में चिपके हुए हैं। कैसे चिपके हुए हैं? ये वॉलपेपर की तरह। किसके द्वारा? एक गोंद के द्वारा। वो गोंद क्या है? ये प्राणमय कोश। जब वॉलपेपर दीवार से निकल जाता है, कैसे निकलता है? क्योंकि गोंद खत्म हो गया, चिपकना बंद हो गया, तो फिर वॉलपेपर पूरा गिर जाता है। पहले क्या होता है? धीरे धीरे कोना छोड़ना शुरू होता है। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारा प्राणमय कोश कमजोर होना शुरू हो जाता है, प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे हमें बीमारियां आनी शुरू होती है। फिर एक ऐसा समय आता है प्राणमय कोश टोटली फिजिकल बॉडी से सेपरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं डेथ। जब डेथ होती है तो ये वाला कोश अन्नमय कोश से पूरा, ये अन्नमय कोश यहाँ पड़ा हुआ है और ये इसमें से प्राणमय कोश छोड़ दिया अलग, ये अलग हो गया। कुछ देर तक प्राणमय कोश और ये 4 कोश इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। किसके चारों तरफ? शरीर के चारों तरफ देखते रहते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं। इसके पास वापस आना चाहते हैं ये, लेकिन फिर धीरे से ये अदृश्य हैं, ये विलीन हो जाते हैं। और जैसे ही प्राणमय कोश यहां से हटा तो आपकी प्राण ऊर्जा, नाड़ियों में ऊर्जा बंद हो जाएगी, हार्ट बीट बंद हो जाएगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, मन काम करना बंद कर देगा। कई बार क्या होता है, ये प्राणमय कोश ऐसे उखड़ जाता है और हार्ट बीट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन वापस फिर चिपक गया तो जान वापस आ जाती है। होता है ना कई बार, डेड बॉडी डिक्लेयर कर दिया और फिर वापस आ गया। तो शरीर जब छोड़ के जाता है, बोलते हैं ना आत्मा जाती है, ये हमको बताया गया। नहीं, आत्मा के साथ आपका क्या जाता है? मन, आपकी बुद्धि, आपका प्राण, पूरा जो भी आपने सोचा मरने से पहले आपको सारा कुछ याद आ जाता है कि मैंने इसका बुरा किया, ये काम बचा हुआ था, अरे मेरे पीछे इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। वो सारी यादें लेकर आप पूरी जिंदगी की यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। और ये कौन है? भगवान जी। इस भगवान जी के पास ये पहुंच गया, ये यहाँ रह गया, इसको डेड बॉडी को जला देते हैं, दफना देते हैं, कुछ भी कर दो। ये तो 5 तत्व है, 5 तत्वों में विलीन हो गया। ये है एनर्जी, ये आपका क्लाउड है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में क्लाउड है। ये मोबाइल आपने चार्ज किया, फिर
अगले दिन ऐसे करते करते 10 साल आपने चलाया, फिर आपको पसंद नहीं आया, ख़त्म। अब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, आपने ये नया मोबाइल ले लिया, इस मोबाइल को यहाँ शॉप को दिया, नया मोबाइल लिया और इस मोबाइल में ये क्लाउड डाला। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही, ये क्या क्लाउड है, मोबाइल यहाँ रह गया, क्लाउड यहाँ चला गया, और ये क्लाउड फिर अगला जन्म लेता है किसके आधार पर, जो इसमें डाटा है, डाटा इसके अंदर है, और डाटा के बेस पे फिर इसको नई बॉडी मिलती है। अब ये नया मोबाइल आया, इसके साथ ये क्लाउड जुड़ गया और अब ये फिर इसे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चलेगा कैसे, पुरानी सारी वही ऐप डाउनलोड होंगी जो पहले से थी। इसलिए आपको कभी कभी देखना याद आता है, यार ये वाली आदमी को मैं कहीं देखा हूँ, ऐसा लगता है, ये बात ऐसा हो चुकी है, बिल्कुल पहले ऐसे ही हम ऐसे बैठे थे, इसने बोला था, ऐसा लगता है ना। इसको मेडिकल साइंस बोलती है डीजा वू। लेकिन ये डीजा वू नहीं होता, ये आपका जो पीछे का याद होता है पिछले जन्मों का। आप पिछले जन्म में उस आदमी से उस जगह कहीं पे मिले थे, कहीं जगह पे जाके आपको लगेगा कि कुछ लग रहा है कि कुछ आया हूँ यहाँ पे, लेकिन कभी नहीं आए हुए होते, पिछले जन्म में आप गए थे। तो अब साइंस, मेटाफिजिकल साइंस ये एक्सप्लोर कर रही हैं कि कैसे इसमें से अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में 5 दिन 6 दिन का डाटा होता है, सब कॉन्शियस में बचपन तक का डाटा होता है। कोई चीज़ भूल गई बचपन की, कहाँ रख के कोई भूल गए, तो सब कॉन्शियस से निकाला जा सकता है हिप्नोटाइज करके या किसी के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा। अब ऐसी मशीनें भी लाने की बात चल रही है कि जिसमें पिछले जन्मों का डाटा भी निकाला जा सके। ये है कॉन्शियसनेस की नई साइंसेस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यही है। तो सही होता है। एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए करने वाला। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सीखा है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ऐसे हर किसी का। मैंने अपनी भी पास्ट लाइफ देखी है कि मैं कहाँ था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ अभी। तब आपको मजा आएगा, वो एक अलग टॉपिक रहेगा। तो देखना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन आपको इस लाइफ में नहीं मिल रहा है और आप स्टक हैं वहां पर, तो फिर आपको करना चाहिए। लेकिन कोई बोलता है कि सर मेरे को सर दर्द होता है, मैं पास्ट लाइफ करा लूँ क्या? मैंने कहा तो रात को कितने बजे सोता है? सर मैं 3 बजे सोता हूँ। तो फिर सर दर्द का कारण तेरा 3 बजे सोने का है कि पास्ट लाइफ का है? सर मेरा पेट खराब रहता है, मेरे को लगता है कि पिछले जन्म में मेरा पेट खराब रहता होगा। नहीं भाई, तो ये पिज्जा बर्गर डेली खा रहा है, समझे ना बात? तो इस टाइप की बेफालतू की चीजों के लिए नहीं। कोई बोलता है कि सर मैं देखना चाहता हूं मैं क्या था, मजा लेने के लिए पास्ट लाइफ नहीं करानी है। पता चला 2 लाइफ खुल गई एक साथ, तो आप ना ये जी पाओगे ना वो जी पाओगे। अगर कोई ऐसा इशू है जो आपको एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, जैसे एक फीमेल हमारे पास में आए थे, उसका ब्रदर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसका ब्रदर उसको पूरा पैसा ले लेता था, परेशान करता था, जीना नहीं दे रहा था, मैरिड लाइफ भी ख़राब कर दिया था। तो बहुत परेशान थी, बचपन से तो उसको बहुत प्यार दिया है, सब कुछ किया है, नॉर्मल ज़िंदगी थी। तो उसने जब जाके देखा पास्ट में, तो वो उसका बिजनेस पार्टनर था, वो फीमेल थी, वो मेल था जो इसमें फीमेल बना हुआ है, और वो जो लड़का जो भाई था वो फीमेल था, और दोनों बिजनेस पार्टनर थे पिछले यात्रा पे। और इसने जो अभी फीमेल थी, उसने उसका मर्डर किया था पैसे के लिए और जब देख के आई तो रोने लग गए, बोले कि सर इसकी गलती थोड़ी, गलती तो मेरी है, मेरे को इसका पूरा पैसा वापस देना है। और फिर इसने सॉरी बोलना शुरू किया, उसकी और केयर करना शुरू किया, और 6 महीने में वो गायब हो गया। मरा नहीं, वो फॉरेन शिफ्ट हो गया, उसकी जॉब लग गई। 15 सालों से उसकी ज़िंदगी में ही बैठा हुआ था, ना कहीं जॉब लग रही थी, ना कोई बिजनेस करता था। कैसे 6 महीनों में चमत्कार हो गया। अभी एक मूवी आई थी ना, भूल भुलैया, कौन सी वाली थी, लेटेस्ट वाली, उसमें वो दिखाया गया, एक सोल रहती है, एक राजा रहता है जो उसको तंग करते रहता है, फिर वो बाद में उससे माफ़ी मांगते हैं राजकुमार से, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये कोई जो सोचने की उपज नहीं है, ये सच चीज़ें हैं अगर ध्यान से समझोगे तो, डीपर लेवल पे। अभी तो अपन उसको इंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में होता है फिर उसकी इंटरटेनमेंट खत्म हो जाता है तो पास्ट लाइफ तब कराने की जरूरत है जब आपको लगे कि मेरी प्रेजेंट की लाइफ से प्रॉब्लम नहीं है। मान लो किसी बच्चे को दूसरे बच्चे ने पानी में धक्का दे दिया था बचपन में, और वो डूब गया था, किसी ने बचा लिया, अब वो बड़ा होके पानी से डर लग रहा है, तो इसमें पास्ट की क्या मतलब है? इसमें तो उसको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और उसको धीरे धीरे स्विमिंग सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन एक आदमी जो बचपन से कोई उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लेन में बैठने से डरता है, वो बैठ ही नहीं पाता प्लेन में, और ये रियल की घटना है।
मैंने नहीं किया था, किसी और ने किया था। वो प्लेन में नहीं बैठता था, उसके घर वाले परेशान हो गए, यार इसके चक्कर में तो कहीं घूम ही नहीं पाते हैं। तो उसको पकड़ के उसका पास्ट लाइफ किया गया। तो उसने बताया कि मैं प्लेन में था और मैं प्लेन से जा रहा था जापान की तरफ या कौन सी कंट्री की तरफ, और प्लेन क्रैश हो गया और मेरी डेथ हो गई। तो ये लोग बोले कि ये सब कहानी है, साइंस लोग बोले कि ये सब फालतू की बात कर रहा है, इसको पता था कि इसने कहानी गढ़ दी सपने में जाके। अच्छा, तो फिर दोबारा उसको हिप्नोटाइज किया गया, बोले कि बता सीट नंबर बता और फ्लाइट नंबर बता। तो डीप गया तो उसने बताया तो फ्लाइट का कलर ये है, फ्लाइट का नाम बताया, फ्लाइट का नंबर बताया। बोले सीट नंबर भी बता, सीट नंबर भी बताया। बोले बगल में कौन बैठे हैं? तो बगल में बोले कि साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और इनका ये नाम है, मिस्टर बसु बैठे हुए थे कोई। अब जब ओरिजिनल में ढूंढा गया रिकॉर्ड में जाके पास्ट में, तो वही फ्लाइट में वही जगह पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसने अपना नाम भी बताया और वही नाम था, और उसके बगल में वो साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट की और उसकी डेथ उसी प्लेन क्रैश में हुई थी। इतना तक निकल के आया। तो हम सब एक जर्नी पे हैं, बैठिए, किसमें है? जर्नी पे हैं। ये ऐसा नहीं कि शुरुआत है, एक जर्नी खत्म होने से अगली जर्नी शुरू होती है, ये पूरी जर्नी है साथ में। आप आज जहां पर हो वहीं पे कहीं छोड़ के आए थे, उससे आगे चल रहे हो। एंड वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग coming here for spiritual experience. We are spiritual being coming here for human experience. क्या कहा मैंने? कि हम ह्यूमन नहीं हैं जो यहाँ स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। हम आध्यात्मिक हैं जो हम ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। पहले तो सोल थी ना। सबसे पहले कौन सा कोश आता है? आनंदमय कोश। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो सबसे पहले उसका जो फिजिकल बॉडी है वो थोड़ा सा बनना शुरू होता है, लेकिन तीसरे महीने में सोल आती है, और तीसरे महीने में जब सोल एंटर करती है, फिर सोल के बाद तो उसका हार्ट बीट आता है, फिर उसका नाड़ियां बनने शुरू होते हैं, चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक सहस्रार चक्र तक, सॉरी सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक नीचे की तरफ। और 9वें महीने में सारे चक्र बन जाते हैं, पूरा शरीर बन जाता है, फिर वो बाहर निकलता है तो उसका मनोमय कोश। पहली आंख खोला तो पहला कॉन्शियस माइंड, पहला उसने कुछ समझा देखा, पहली सोच, मनोमय कोश बना, फिर उसकी बुद्धि एक्टिव होती है, और आत्मा तो माँ के पेट में ही एक्टिव हो गई थी, और प्राणमय कोश पूरा बनना शुरू हो जाता है। 7-7 सालों में एक एक चक्र डेवलप होता है। पहले 7 साल में मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत, विशुद्धि, फिर आज्ञा, और ये इसीलिए कहा जाता है 7-7 साल की जिंदगी, 7 ईयर में आपकी सारी थॉट्स, इमोशन और सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। 49 ईयर में आप एक कंप्लीट इंसान बन जाते हो। ये एक अलग ही चैप्टर है, इसकी अलग क्लास लेंगे, बहुत शानदार रहेगा कि 7 ईयर में अपनी एनर्जी कैसे बदलनी चाहिए और अपने आप को कंप्लीट कैसे डेवलप करना चाहिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है। लाइट ऑफ करिए और नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? राइट, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये आपका बायोफील्ड है, ऑरा, ये आपका बायोफील्ड है। किसी का बायोफील्ड इतना सही होता है कि इसके बगल में बैठे हो तो भी उसको महसूस नहीं हो रहा, और किसी का बायोफील्ड 100 मीटर का होता है। यहाँ खड़े हुए वहां तक उसको समझ में आ रहा है कि यस, कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो ये आपकी नाड़ियां जितनी खुली रहेंगी, जितना फ्री फ्लो होगा फ्लो, उतना ही ये बायोफील्ड स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, नाड़ियां दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, मेडिकल साइंस में ब्रेन को इंपॉर्टेंट समझा जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंसेस में, नाड़ी विज्ञान में स्पाइनल कॉर्ड को मेन समझा जाता है, ब्रेन नहीं, क्योंकि इसके अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी होती हैं। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक जाती है, ईड़ा पीछे, ईड़ा और पिंगला आगे चक्र में खत्म हो जाती हैं, और ये ऐसे क्रिस क्रॉस करके जाती है, सर्पेंटाइन, इधर से ये, इधर से ये। एक हमारे मन के साथ जुड़ी हुई है, कौन सी? ईड़ा, और एक हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं पिंगला। और जहां जहां ये दोनों क्रॉस करती है वहां पर एक कंट्रोलर, रेगुलेटर लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं चक्र। ये कौन सी नाड़ी है? पहली 3 नाड़ी, और इसमें एनर्जी का फ्लो होता है, और इसके नीचे होती है कुंडलिनी, जो स्पेशल पावर होती है।
लोग डरते हैं कुंडली जागरण करने से। अरे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं चक्र मेडिटेशन करूंगा तो मेरे कुंडली जागरण तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा तुम भगवान नहीं हो, तुम पहले इंसान बनो, पहले सातों चक्र जागृत करो, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बैलेंस करो। कुंडली जागृत तो उसके आगे की बात है, अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। कुंडली का मतलब है स्पेशल पावर, जो आप ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपको ह्यूमन से पावर से ज्यादा की पावर चाहिए, आप उड़ना चाहते हो, रिद्धि सिद्धि चाहते हो। हनुमान जी के पास कितनी शक्तियां थी? नवनिधि, वो सब अष्टनिधि नवनिधि हमारे पास भी हैं, लेकिन उसके लिए जैसे हनुमान जी ने तपस्या की थी, हमको भी तपस्या करनी पड़ेगी। और वो तो अवतार थे, हम अवतार नहीं हैं, लेकिन वो सारी सिद्धियां हमारे अंदर भी आ सकती हैं। आप देखो जितने भी राक्षस हैं वो ज्यादा क्या कर लेते थे? साधना, और जल्दी वरदान प्राप्त कर लेते थे, और हम लोग नहीं, क्योंकि राक्षस लोगों के पास ना मन बहुत स्ट्रांग होता था, वो मन से अपना सारा काम करवा लेते थे, मन के ऊपर उनका कंट्रोल होता था। उनको नेगेटिविटी फैलानी है, नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, पॉजिटिविटी की 1% बात नहीं करेंगे। और हम क्या हैं, ना तो पॉजिटिव रह पाते ना ही नेगेटिव रह पाते। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से कितनी नाड़ियां निकलती हैं? 36 नाड़ियां होती हैं मेजर, एक एक किससे निकली हुई। जितने पेटल्स हैं, मूलाधार में कितने पेटल्स होते हैं? 4, उसमें से 4 प्रकार की नाड़ियां निकलती हैं, फिर 6 होते हैं, फिर 9, 16 होते हैं, फिर 12 होते हैं, ऐसा करते करते ऐसे, और यहां से 1000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, और सबके नाम दिए हुए हैं। ये देखिए अमेरिका नाड़ी, मत्रिका नाड़ी, तिटका नाड़ी, वाला, सरस्वती, वृद्धा, तर्का, शारदा, डोहनी, अमृता, सविति, वरुणा, सीता, शिवा, उषा, यशस्वनी, हस्त, जीवा, गंधारी। ये 36 नाड़ियां हैं। और ये देखिए आप जो बोल रहे थे ना, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी है नाड़ियां। नाड़ियां मतलब क्या? एनर्जी ट्यूब्स, जिसमें क्या निकलता है? एनर्जी। और जहां जहां 2 नाड़ियां क्रॉस करेंगी वहां पर एक क्या है? रेगुलेटर। और रेगुलेटर क्या होता है? जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, कम ज्यादा किया जा सकता है, राइट? कैसे? आइए एक बार और। अब जैसे इनकी फिजिकल बॉडी की पावर चेक करेंगे, पावर चेक कराइए, मुट्ठी बंद करिए, लॉक कर दीजिए, यहाँ टाइट करिए, टाइट। ये पावर ठीक है क्योंकि एनर्जी का फ्लो ठीक चल रहा है। अब इनकी इस पावर को अगर निकालना है तो चक्रों को और नाड़ियों को गड़बड़ कर दो। देखो कैसे, फिजिकल बॉडी को छूने की जरूरत नहीं है। यह है बायोफील्ड मैनिपुलेशन, चक्रों को मैनिपुलेट कर देना। चलिए पावर चेक करिए, पूरा जोर लगाएंगे, उसमें भी चेक करिए, पूरा जोर लगाएंगे, चले गई पावर। क्या है ये? कोई जादू टोना टोटका नहीं है, साइंस है। ये रहा इसका प्राणमय कोश। चाइना वाले यही कर रहे हैं, पूरे ओलंपिक के अंदर प्राणमय कोश को ठीक करके आते हैं और दूसरों के प्राणमय कोश को उखाड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मेडल वही लेके जा रहे हैं। और विज्ञान हमारा है और हम लोग अपने बैठे बैठे बस वो करते रहेंगे। जापान, रशिया, चाइना, कोरिया सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं एनर्जी साइंसेस के ऊपर। वहाँ डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, कैसे आप अपने ऑरा को बढ़ा सकते हो। और हमारे पास तो टेक्निक्स हैं, वो तो डिवाइसेस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। हमारे पास योग की टेक्निक्स हैं जिसमें कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हम तो योग को मानेंगे नहीं। योग तो फोटो खिंचाने के लिए है, वो एक आसन बना के फोटो खिंचाएंगे रील बनाने के लिए, राइट? वापिस एक बार और देख लो, आ गई क्या पावर? पूरा जोर लगाइए। जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। चाहे कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, मिल्क पिला दीजिए, एनर्जी ड्रिंक पिला दीजिए, क्लोज कर दें, वापस ओपन कर दें। या आप भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल मुझे ही आता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप जैसे और हाँ छोड़ दूंगा तो कुछ देर के बाद, 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन
अगर चाहें तो इसको मैं परमानेंट ब्लॉक भी कर सकता हूँ। नेगेटिव यूज भी होता है इन साइंसेस का, वो कामाख्या मंदिर है ना, वो भी होता है, लेकिन वो नहीं करना है और ना ही हम सिखाते हैं। वो नेगेटिव यूज भी होता है चीजों का, हर चीज का, गन का पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है। चेक करिए पावर, थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई पहले से। बैठिए, ठीक है। आपको एक बाल मिलेगा, अभी मैंने इस बाल पे कुछ नहीं किया। अब अपनी पावर चेक करिए, पावर चेक करिए, टाइट टाइट कर दीजिए, ठीक है। अब इस पे मैं कुछ कर रहा हूँ, ये इसको उड़ ना जाए, कुछ रख देते हैं। करिए करिए। कहाँ से हुआ? डीएनए, इसमें डीएनए है इनका, और ये एनर्जेटिकली कनेक्ट है बाल से। अभी सर आप कुछ मंत्र पढ़ेंगे? अब जो भी किए वो बात की बात है। इसके अंदर एनर्जी है, इनकी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं स्किन के साथ, और इस डीएनए से भी इनके ऊपर एनर्जी ब्लॉक की जा सकती है। इसलिए आप देखो तंत्र मंत्र में उल्टी सीधी चीजें कर देते हैं ना, वो ये है। हाँ, अभी भी करते हैं, वो बंगाल साइड में बहुत ज्यादा होता है काला जादू और ये सब। लेकिन एक चीज समझिएगा, जो भी ये सब काला जादू उल्टा सीधा करेगा, उसको सारी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर सहन करनी पड़ेगी, बहुत बुरा होता है उनका। इसलिए कभी काला जादू और सब चक्करों में मत पड़िए। जो नेगेटिव करेगा ना दूसरे का, उसके ऊपर सारी नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो उसकी डेथ भी बहुत बुरी होती है। मैंने कई ऐसे तांत्रिक देखे, बहुत बुरे तरीके से मरते हैं, क्योंकि वो सारे नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर लिए होते हैं। पॉजिटिविटी में सीखिए इसको। और दूसरी चीज, कोई किसी को कितना भी ब्लॉक कर दे, जैसे मैं इसको इनके बाल को लेके ब्लॉक करते रहूं, अगर ये मेडिटेशन कर लेंगे प्रॉपर वे में, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, तो इनकी एनर्जी खुल जाएगी। लेकिन अगर ये खुद ही नेगेटिव रहेंगे, अरे यार मेरी तो किसी ने एनर्जी ब्लॉक कर दी, मेरी तो एनर्जी ब्लॉक कर दी, और नेगेटिव डिप्रेशन में जाएंगे, तो जो उसने किया हुआ है वो तो करेगा ही करेगा, और ज्यादा ब्लॉक हो जाएगी। समझ गए? खोल दें आपकी एनर्जी। ये लीजिए, आप अपना बाल वापस लीजिए। चलिए वापस चेक करिए, आ गए वापस? आ गए। ये जो पूरा विज्ञान है, यही है बायोफील्ड साइंस। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपका बायोफील्ड। चलिए आगे, ये देखिए, ये पूरी नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर कितनी हो गई? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कितनी हो गई? 3। सुषुम्ना के अंदर 3 और होती हैं, वज्र नाड़ी, चित्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। नेक्स्ट स्लाइड, ये रही, ये सुषुम्ना है। सुषुम्ना के अंदर एक के अंदर एक है, देखो ये सबसे सेंटर बाहर वाली सुषुम्ना, उसके अंदर चित्रनी, चित्रनी के अंदर ब्रह्म, ये सबसे ऊपर जो है ब्रह्म रहती है। एक के अंदर एक ट्यूब है, सबसे लास्ट वाली क्या है? ब्रह्म। तो 3 ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उसके अंदर 3, कितनी हो गई? 6। पीछे लाओ, पीछे, बैक, बैक, हाँ ये इनमें से कितनी निकलती हैं? 36। 36 में से कितनी निकलती हैं? फिर आगे 2, 72। 2 में डिवाइड हो जाती है एक एक नाड़ी। जैसे ये आंख को हस्तजीवा और गंधारी, राइट आई लेफ्ट आई को मिलती हैं। अलम्बुषा मुंह में खुलती है, पूषा कान में खुलती है, यशस्विनी कान में खुलती है। ये अलग अलग इनके रास्ते हैं। तो ये जो नाड़ियां हैं 36 कितने में डिवाइड होंगी? 72। 72 फिर 72,000। और एक नाड़ी जो होती है शांकिनी, ये 36 वाली शांकिनी, पहले ये 2 में डिवाइड होती है, 72 मतलब 2 हो गया, 2 के बाद 2000 में। और एक गुप्त रास्ता होता है यहां से पीछे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाने का, ये गुफा है पीछे से। जो लोग स्पिरिचुअल उसमें जाना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष जिसको बोलते हैं, ये गुप्त रास्ता बनाया गया है, जिसको स्पेशल ऋषि मुनि सिखाते थे, यहां से यहां पहुंचने का रास्ता, शॉर्टकट। अभी जाना तो नहीं ना ऊपर, नीचे ही रहना है ना, तो इसकी बात छोड़ देते हैं, ठीक है। ये गुप्त रास्ता है। लेकिन बाकी जो नाड़ियां हैं, ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए, इसमें से बहुत सारी नाड़ियां
शरीर से जुड़ी हुई हैं, जिसे बोलते हैं अन्नमय नाड़ियाँ। एक कुछ मन से जुड़ी हुई हैं, जिसे बोलते हैं मनोमय नाड़ियाँ। कुछ बुद्धि से जुड़ी हुई हैं, जिसे विज्ञान में नाड़ियाँ कहते हैं। कुछ आत्मा से जुड़ी हुई हैं, जिसे आनंद में नाड़ियाँ कहते हैं। तो ये नाड़ियाँ ऐसे फैली हुई हैं 36, 72 में, 72,000 में, और 72,000 फिर आगे उसमें से 2,000 शांकनी वाली डिवाइड नहीं होती, 70,000 फिर आगे 5-5 में डिवाइड होती हैं। तो कितना हो गया? 3,50,000। 3,50,000 प्लस इड़ा पिंगला सुषुम्ना और उसके साथ चित्रिणी ब्रह्म और वज्र 6, और 2,000 ये वाली, तो कितनी हो गई? 3,52,006 नाड़ियाँ। कुछ शास्त्रों में 3,50,000 कहा गया है, किसी में 72,000 कहा गया है, अलग अलग। लेकिन शिव संहिता और 2-3 और ऐसे टेक्स्ट हैं जहां पर ये लिखा गया है कि 3,52,006 नाड़ियाँ हैं। तो आने वाले दिनों में साइंटिस्ट नाड़ियों को ढूंढ रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि यहाँ पे हार्ट अटैक हो और यहाँ पे सर्जरी कर दिया, लेज़र कर दिया और खुल गया, क्योंकि नाड़ी ठीक कर दिया, ब्लॉकेज खुल गया। अब ये नाड़ियाँ बंद कैसे होती हैं? नाड़ियाँ किससे जुड़ी हैं? मन से। नाड़ियाँ किससे जुड़ी हैं? शरीर से। नाड़ियाँ किससे जुड़ी हुई हैं? यहाँ पर है नाड़ियाँ, इन्वायरमेंट से। नाड़ियाँ किससे जुड़ी हैं? एक दूसरे से। तो नाड़ियाँ बंद कैसे हो जाती हैं? सबसे पहले अगर अपन सारा दिन बैठे रहेंगे तो क्या होंगी? शरीर के अंदर की नाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, शरीर के अंदर वाली नाड़ियाँ। दूसरा, मन से अगर अपन नेगेटिव सोचेंगे, टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, तो मन की नाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। बुद्धि को काम ही नहीं कराएंगे, बुद्धि से काम ही नहीं करेंगे तो बुद्धि की नाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। भगवान के साथ, सोल के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे, उधर भगवान के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे तो सोल की नाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ खूब करते हैं, लेकिन सोल की नाड़ियाँ बंद होती है, क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं कर रहे होते, बस वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी आज तक मंदिर नहीं गए, लेकिन सोल की नाड़ियाँ पूरी खुली होती हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे भगवान के साथ कनेक्शन बनाते हैं। समझ में आया बात? तो ये क्या है? ये पूरा नाड़ियां ही हैं। तो नाड़ियां किस किस चीज से बंद होंगी? सबसे पहले फिजिकल मूवमेंट चाहिए बॉडी की नाड़ियां खोलने के लिए, इसलिए एक्सरसाइज और योग का खेल है। दूसरा, जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है, माइंड को ज्यादा चलाना ही नहीं है और नेगेटिव इमोशंस नहीं लाने हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। तीसरा, किन लोगों से आप मिल रहे हो। आजकल देखो सब जगह सोशल प्रोग्राम हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं कि मैं तो ये सोचता हूं कि जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उतना तो आदमी काम नहीं कर रहा है। एक छोटा सा काम किया उसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि दिखाने के लिए, और हर कोई कर रहा है, हर कोई। तो सोशल कनेक्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं और स्पिरिचुअली हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तो कुछ दिनों के लिए सोशली डिस्कनेक्टेड हो जाएं और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएं सोल के साथ, और मेडिटेशन के साथ कनेक्शन बनाएं। टॉक्सिक लोगों से बच के रहे, टॉक्सिक जगह से बच के रहे, टॉक्सिक डाइट से बच के रहे। फिजिकल डाइट, मेंटल डाइट है। इसने तो बहुत ही फिलॉसफिकल वे में कहा, मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूं कि आप एक बायोफील्ड हैं। आपको हमेशा ये फील करना है कि आप एक फिजिकल बॉडी हैं और आप अपने चारों तरफ 4 कोष लेके और चल रहे हैं। अब आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी एक वाइब्स हैं। पहली चीज, वो वाइब्स किसको फील होंगी? आपको खुद को। फिर भी लगता है सुबह उठने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, उस दिन आपकी वाइब्स कमजोर होती है। कभी कभी आप जब बीमार होते हैं तब आपकी वाइब्स बहुत कमजोर होती हैं, वाइब्रेशन। और जस्ट उल्टा भी होता है, जिस दिन आप बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे हैं और उसी दिन आपको कोई सर्दी खांसी वाला पेशेंट मिला, आप शाम तक आपको कफ कोल्ड हो जाएगा। जिस दिन आप हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं और आप 10-12 लोगों से मिल के आए, सबको सर्दी खांसी था, लेकिन आपको सर्दी खांसी नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि आपका जो बायोफील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब मशीनें आ गई हैं, जो हमारा बायोफील्ड व्यूअर मशीन है और जीडीवी बायोवेल, वो कितना बताता है? 40 से 60 होनी चाहिए हमारी एनर्जी। तो आपको महसूस करना है कि मेरी 40 से 60 है या नहीं है। हम हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि 60 से भी ऊपर चले जाएं। 60 से ऊपर चले गए तो फिर प्रॉब्लम है। हमारे योग में कहा गया एनर्जी शुड नेवर बी लो, नेवर शुड बी हाई, इट शुड बी बैलेंस। हाई कैसे होगा कि आप घमंड में आ गए, ईगो में आ गए, है ना, कि मैं ही सब कुछ हूं। देखते ना कई लोग
अब सलमान खान को देख लो आप, 6 पैक बनाया तो चलना कैसे लग गया है, वो ऐसे चलता है ना। तो ये कोई नॉर्मल टेक्सचर है क्या? क्यों? क्योंकि उसने बॉडी ओवर बना ली है, जबकि योग कहता है ऐसा होना चाहिए नॉर्मल। लेकिन जो योग भी नहीं करते वो कैसे चलते हैं? ये लो हो गया और ये क्या हो गया? हाई हो गया, और ये क्या है? नॉर्मल। क्लियर ना? तो ऐसे ही माइंड से ना अभाव में ना हो, ना प्रभाव में रहो, ना अभाव ना प्रभाव, किसमें? अपने स्वभाव जैसे आप हो ना, ओरिजिनल रहो। दूसरा ये देखो कि 40 से 60 के बीच में हूं ना मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 40 से नीचे चला गया हूं या 60 से ऊपर चला गया हूं। तो ये थर्मोमीटर या ये टेस्टर आपको खुद लगा के चेक करना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब आप इतने समझदार होने चाहिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी समझ सकें कि मेरी 40 पे चल रही है या 60 पे। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को भी देखें कि वो कितने पे चल रहा है। अगर कोई लो पे है तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी दे दो, और कोई ज्यादा पे है तो उससे थोड़ा दूरी हो जाओ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा आपका ज्यादा वाला भी। क्लियर? अब ये कैसे देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपकी बायोफील्ड को अफेक्ट करती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है। तो सबसे पास और सबसे साथ 24/7 आप किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ। और खुद के साथ मतलब अपने मन के साथ। तो मनोमय कोश कहाँ है? ये रहा सबसे पास। तो पहले दूसरों से पहला अपने मन को देखो कि कहीं यही तो मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं कर रहा है, कि मैं 24 घंटे अपने मन से बात तो नहीं कर रहा हूं। सेल्फ टॉक 24 घंटे बात करने की जरूरत क्या है अपने अंदर? वो एनर्जी डाउन करते हैं। फिर जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं हो गई है? सेल्फ टॉक मेरा नेगेटिव साइड में तो नहीं जा रहा है? क्योंकि जो आप इधर बात करेंगे वही बात आप इधर करना शुरू कर देंगे। तो ये दो चीजें कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं अपने आप से, ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूं, और नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूं। थिंकिंग नहीं बोलते इसको, मैं बोलता हूं सेल्फ टॉक। तो ओवर सेल्फ टॉक तो नहीं कर रहा हूं या नेगेटिव टॉक तो नहीं कर रहा हूं। यहां महसूस करना है कि आदमी बैठा हुआ है आपके कंधे पे और आप उससे 24 घंटे बात करते हो, तो बीच बीच में उसको बंद करना है। ठीक है? अभी जैसे आप चाय पी रहे थे, तो चाय पीते समय क्या जरूरत है उससे बात करने की? आप आराम से चाय का मजा भी तो ले सकते थे, चुप भाई थोड़ी देर। रात को सोना है, फिर भी वो चटर पटर करेगा, तो आपको क्या करना है? सो जा भाई, मैं सो रहा हूं। अगर वो जाग गया तो फिर आपको नींद, और अगले दिन की फ्रीक्वेंसी डाउन। अभी आप क्लास में बैठे हो, तो आपको किसकी बात सुननी है? मेरी या दूसरे लोगों की? और अभी आप सुन रहे हो इसकी खटाखट खटाखट, अब इसके बाद क्या होगा, कितने बजे खत्म होगी क्लास, क्या फालतू की बातें हो रही है, सब क्या हो गए। अब इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। समझ रहे? तो ये सबसे पहले हम अपने अपने मन को कंट्रोल करना है। तो मन चलता रहेगा एक थॉट से दूसरे थॉट। मन एक चलने वाला प्राणी है। एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल तरीके से हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग हो रहा है या नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, लेकिन हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं ओवर बातचीत हो रही है। किसके साथ? आपकी और आपके मन की। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे इस खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक विचार आएगा तो एक वेव्स बनेगी, है ना, जिसको हम अल्फा बीटा थीटा गामा कहते हैं। तो न्यूरोसाइंस ने रिसर्च किया कि 1 घंटे में 2500 से 3000 विचार अगर आपके इस ब्रेन में आ रहे हैं तो नॉर्मल है, और दिन भर में 50,000 से 60,000 विचार, ये नॉर्मल थॉट्स थी। लेकिन आजकल लोगों के इस ब्रेन में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख विचार आ रहे हैं। अब इस एक मोबाइल की कैपेसिटी है ना, इतना ही चल सकता है। हर चीज़ की कैपेसिटी है ना, एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर है उसकी कैपेसिटी है ना, एक पंखा है ना, इतने ही घंटे चल सकता है, इसकी भी कैपेसिटी है। अगर हम ओवर थिंकिंग, ओवर चला देंगे इसको, गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो न्यूरोसाइंस बता रही है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख विचार लेके आ रहे हैं। और इसका एक बड़ा कारण है कि इनपुट ज़्यादा डाला जा रहा है। इनपुट मतलब मोबाइल पे रील देखना, नेगेटिव चीज़ें देखना, जो आप इसमें डालोगे वही तो प्रोसेस होगा ना। आप दिन भर में कितनी रील देख सकते हो? 1 घंटे में कितनी रील देखी जा सकती है? 2 मिनट का तो रील होता है, 1 मिनट का होता है, उसमें भी हम 1 मिनट भी पूरी नहीं देखते। कोई 10 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में पसंद नहीं आई, तो 1 मिनट में भी हम 10 से 12 रील देख सकते हैं। और 1 घंटे में
और एक दिन में 1 घंटा भी अपन ने रील देख लिया, हमने सोचा कि 1 घंटा ही तो वेस्ट किया, नहीं, उसका जो कचरा यहां भर गया अब वो 5 घंटे चलेगा। प्रोसेसिंग चालू कर दिया ना आपने उसकी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, सोने से पहले आधा घंटा रील देख के सो, फिर देखो कैसे कैसे सपने आएंगे, कैसे प्रोसेसिंग होगी। अगर और समझ नहीं आ रहा है तो आप 1 महीना तक क्राइम पेट्रोल देख के देखो, फिर देखो आपको सब पे शक हो जाएगा। आपका पड़ोसी भी आपको क्रिमिनल लगेगा, आपका बेटा भी क्रिमिनल लगेगा, आपका वाइफ हस्बैंड पे भी शक होगा, सब पे शक हो जाएगा। प्रॉब्लम हस्बैंड में या बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम क्या, इधर हमने कचरा भर लिया। क्लियर ना? तो अब इसका सॉल्यूशन साइकोलॉजी के पास नहीं है। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, गोली खिला दो, नींद आ जाएगी तो कौन, सो जाता है इंसान, उठ के फिर सोचना चालू कर देता है। तो योग का विज्ञान और अध्यात्म का विज्ञान, वेदांत के अंदर विज्ञान भैरव तंत्र जो बहुत बड़ा शास्त्र है, वो उसके अंदर एक श्लोक है जहां पे शिव पार्वती को मन का बारे में बात करते हैं। पार्वती पूछती है मन क्या है, शिव कहते हैं मन एक क्रिया है, मन का काम है चलना, इधर से उधर, इधर से उधर, चलेगा ही चलेगा, बिना चले वो रुक ही नहीं सकता। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। ड्युअलिटी, और ड्युअलिटी इस पूरी दुनिया में है, सुख दुख, रात दिन। अब 2 श्लोक है वहां पर। पहली चीज कहा गया है कि मन एक पेंडुलम है, तो वो घड़ी की तरह चलेगा। अगर आप कोई घड़ी दे दूं और उसमें पेंडुलम चल रहा हो और मैं बोलूं इसको रोक के दिखाओ, तो आप किसको रोकोगे, पेंडुलम को पकड़ लो, घड़ी रुक गई। इसी प्रकार से मन है, आप मन को रोक नहीं सकते, मतलब मन को इधर उधर कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को, मन चलेगा ही चलेगा। लेकिन मन को एक चीज पे फोकस कर दो, किसी भी एक चीज पे, कोई भी एक चीज, ये गिलास है, इस गिलास पे फोकस कर दिया, गिलास को देखते रहो, तो धीरे धीरे सोच कम हो जाएंगी, विचार कम हो जाएंगे। इसलिए त्राटक कहा गया। अब मोमबत्ती लेके तो घूम नहीं सकते आप कि ऐसे ऐसे मोमबत्ती लेके घूम रहे और लोग बोलेंगे भूत बन गया है क्या। तो सबसे आसान तरीका है अपने सांसों पर त्राटक करना। ध्यान को अपनी सांसों पे रखते रहो, मन भागेगा बाहर बार, कभी अमेरिका जाएगा, कभी वो छत्तीसगढ़ में जाएगा, कभी दिल्ली जाएगा, फिर पकड़ के लाओ, कहां, सांस पे। जब मैं सांस के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मेरे विचार कम हो गए। दूसरा तरीका है आज्ञा चक्र, यहां पे फोकस कर लो। तो पहले जैसे ही आप मन को ऐसे ऐसे दौड़ने से रोक लोगे तो विचार कम हो जाएंगे, और जैसे ही विचार कम होंगे, मन के ऊपर की जो चीज है जिसको बोलते हैं बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर चेतना एक्टिव हो जाएगी। आपको दुनिया एकदम अलग दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आप सांसों पे फोकस कर दिए, थोड़ी देर में क्या होगा, सांस लंबी हो जाएगी, फिर गुस्सा कम हो जाएगा, फिर एकदम से बुद्धि एक्टिव होगी, फिर आपको लगेगा कि मैं गुस्सा क्यों किया, इसकी तो गलती ही नहीं है, मैं तो गलत समझ लिया था, आपके अंदर आएगा ये। लेकिन अगर आप मन को नहीं रोक रहे हो तो फिर आप जबरदस्त गुस्सा करोगे, रिलेशनशिप खराब करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर डालोगे कि पूछो ना। तो एक चीज विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने जो पार्वती को बताया कि आपको मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका सांसों पे ले आओ, इधर ले आओ। दूसरी चीज जिनको उससे भी आगे चलना है, अध्यात्म की रास्ता पे चलना है, 2 सांस जहां पे खत्म, एक सांस अंदर जाती है फिर दूसरी सांस बाहर आती है, उन दोनों के बीच में गैप होता है, और उस गैप के अंदर एक पूरी दुनिया है जिसको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, भगवान के पास चल के आना है जिंदा रहते हुए। उस रास्ते में अगर आपने वो गैप पकड़ लिया, एक सांस अंदर गई और दूसरी जब शुरू हो रही है, उन दोनों के बीच में एक गुफा है जो अपनी चेतना को वहां ले गया, तो आपको एक बिल्कुल अलग ही अनुभव होगा। एक लाइट दिखेगी, गुफा दिखेगी, और आप समाधि में चले जाओ। ये इतना आसान नहीं है जो दूसरे वाला प्रोसेस बताया, इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, एक और विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर बात कहा गया कि पार्वती बोलती है कि फिर आपने सुख दुख बनाए क्यों, ये लीला ही क्यों बनाई, है ना। वो बोलते हैं दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने दुनिया का रेला, ये गाना है ना, सुख दुख तमाशा देखे काहे को दे दी। ये सब जो गाने बनाए गए,
तो पार्वती बोलती है कि आप एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इंसान को चेतना उठनी चाहिए, ये करना चाहिए, और दूसरी तरफ आपने पूरी लीला बना के रखी है, तो बेचारा इंसान करे क्या? वो तो पगला जाएगा सुख और दुख में। तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो बोलते हैं सुनो, ये मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाया। कोई भी चीज बनाने के लिए उसका अपोजिट बनाना पड़ेगा। जैसे ब्लैक है, ब्लैक का वजूद कब है? जब अब ये स्क्रीन यहाँ पे लगी है, स्क्रीन का कुछ बैकग्राउंड है तभी तो है। अगर स्क्रीन और इसका कलर सेम हो जाए तो स्क्रीन नहीं दिखेगा। ये व्हाइट और ब्लैक तभी तो है ना, ये भी ब्लैक तो नहीं दिखेगा ना। अगर रात खत्म हो जाए तो दिन का मतलब होगा? मतलब रात है ही नहीं, रात नाम का वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, 24 घंटे दिन है, तो दिन का कोई वजूद ही नहीं रहा। मान लो आप दुखी हो रहे हो, अगर आपको सुख नहीं मिला तो आपको दुख का मतलब समझ कैसे आएगा? यानी ये जानबूझ के नहीं बनाया गया है, ये प्रकृति का नियम है किसी एक चीज को फील करने के लिए। मीठा तभी तो फील होगा ना जब आपने कड़वा खाया है कभी। अगर आपने कड़वा कभी खाया ही नहीं तो आप मीठा को कैसे फील कर पाओगे? नमकीन और मीठा अगर अलग अलग है तभी तो समझ में आएगा ना। जिस आदमी ने कभी नमकीन चखा ही नहीं तो वो मीठा भी नहीं समझ पाएगा। और एनर्जी साइंस कहती है यीन और यांग, कि हर पुरुष के अंदर एक महिला है और हर महिला के अंदर एक पुरुष है। मतलब एक मेल के अंदर भी फीमेल एनर्जी है और फीमेल के अंदर भी मेल एनर्जी है, तभी उसका वजूद है। और ये दो होंगी तभी कोई चीज पूरी बनेगी, नहीं तो बन ही नहीं सकती। तो शिव ये कह रहे हैं, अगर हम ये बात समझ लें कि अगर हमें सुख चाहिए तो दुख आएंगे ही आएंगे, तभी आप सुख को महसूस कर पाओगे। तो जब आपको दुख मिल रहे हैं तो आपको सोचना है कि अब सुख का समय आने वाला है, तभी तो मुझे दुख मिल रहे हैं कि मैं अब सुखी होने वाला हूं। और जब सुख मिल रहे हैं तब आपको यह भी सोचना है कि अब दुख का भी समय आने वाला है, इसलिए मुझे प्रिपेयर भी होना है। रात का समय आ रहा है तो रात सोने के लिए सोना है, सुबह का समय आएगा ही आएगा, तो रात को सोच ले रहे हैं कि सुबह काम करना है, और दिन में काम इसलिए कर रहे हैं कि रात को सोना है। नहीं तो फिर काम का करने का मतलब ही नहीं रहेगा कि रात ही नहीं हो रही है तो फिर दिन में क्यों काम करूं, फिर 12 घंटे में काम करूंगा, टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत डीप फिलॉसफी है। वेदांत कहता है ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाना, सुख दुख से जो ऊपर उठ गया, दिन रात से जो ऊपर उठ गया, अच्छे बुरे से ऊपर उठ गया, संभाव। लेकिन इतनी आसानी से नहीं आता। जब आपकी बुद्धि एक्टिव हो जाती है, चेतना वहां जुड़ जाती है, तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता सुख और दुख का। जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको दुख होता था क्या? मौत का दुख नहीं, किसी का दुख नहीं। एक शहीद की माता को देख लो, दुख नहीं होता। वो कैसे नहीं होता उसको? क्या वो कोई अलग इंसान है? नहीं, वो हमारे जैसे इंसान है, लेकिन उसने मन के ऊपर किस में चली गई है? बुद्धि में। और जब तक हम मन के लेवल पे फंसे रहेंगे ना, तो दुख 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 यही लगेगा। और संसार में दुख ही दुख नहीं है। हम बोलते हैं ना कि दुख ही दुख है। अगर दुख ही दुख होते तो अपने को सुख समझ ही नहीं, दुख ही समझ नहीं आता। अपन ने कभी न कभी सुख भोगा है, इसीलिए अपने को समझ में आ रहा है कि दुख क्या है। लेकिन हम गिनते किसको हैं? दुख को। अगर आप गिनोगे किसी दिन शांति से बैठ के, तो हम सबकी जिंदगी में सुख ज्यादा है, दुख कम है। दुख गिनोगे ना बहुत कम होंगे, और सुख बचपन से लेकर आज तक गिनोगे इतने सारे होंगे कि पूछो नहीं। लेकिन हमारा फोकस, हमारा मन हमें किसको याद कराता है? दुख को। तो इसीलिए मेडिटेशन, मन को कंट्रोल करके फोकस करना और मन को अपने कंट्रोल में लाना कि जैसा आप चाहो वैसा चले। मन दुनिया को समझने के लिए है, डिसीजन लेने के लिए नहीं। मन ज़्यादा चलेगा, एनर्जी कम होगी। एनर्जी और मन एक दूसरे के पूरक हैं। अब कुछ लोग मन से एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मन बहुत चंचल होता है, नहीं कंट्रोल होता। उन्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। कोई बात नहीं, मन भागेगा भागने दो। आप योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपनी एनर्जी को ठीक कर लो। जैसे मैंने इनकी एनर्जी निकाल दी ना, एनर्जी डाल भी सकते हैं।
एनर्जी कम हो गई तो आप एक स्टेशन में जाओ, एनर्जी वो लगा लो। अब ऐसी मशीन तो है नहीं, लेकिन कितना अच्छा हो कि आपको क्रियाएं आती हों और आप डाउन फील कर रहे हैं, एक क्रिया करी आप चार्ज हो गए। आजकल ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी अगर आप अपने यहाँ पे रख दोगे तो तुरंत चेंज हो जाएगा। अभी परसों मेरी बेटियाँ मेरे को दिखा रही थी, एक फ्रीक्वेंसी उन्होंने वो लाई है कि पीरियड्स नहीं हो रहे थे, लेट हो गए थे, तो उसने वो लगाया तो उसको 2 घंटे बाद पीरियड्स होना शुरू हो गया। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी उसने लगाई, उसकी मम्मी भी बगल में बैठी हुई थी, उसको सर दर्द हो गया, वॉमिटिंग होना शुरू हुआ। मेरी जस्ट 2 घंटे की बात, तो मैं उसको समझाया बेटा कि ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारा जो बायोफील्ड था उसके अंदर तुम्हारी सैक्रल चक्र की एनर्जी ब्लॉक पड़ी हुई थी, इसलिए तुम्हें पीरियड लेट हुआ। और जैसे ही वो 432 फ्रीक्वेंसीज गया, सैक्रल और मूलाधार चक्र की एनर्जी चेंज हो गई। लेकिन जो दूसरी फीमेल बगल में बैठी हुई थी तुम्हारी मम्मी, उसकी फ्रीक्वेंसीज वैसी वाली नहीं थी, उसके अंदर में ये फ्रीक्वेंसीज गड़बड़ कर दी, उसके साथ सूट नहीं की। तो तुम्हें ये फ्रीक्वेंसी किस में सुननी चाहिए थी? ईयरफोन में। और उसने क्या किया, पढ़ रही थी, उसने लगा दिया मोबाइल में। तो साउंड फ्रीक्वेंसी आपके बायोफील्ड को चेंज कर देती है, और बायोफील्ड को चेंज हुआ तो आपकी बॉडी चेंज हो सकती है नाड़ियों के द्वारा। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जिससे आपके बायोफील्ड को चेंज करके आपकी बॉडी को चेंज किया जा रहा है। किसी दिन आपको डाउन लगे ना, ऑरा क्लिक फायर बात कर लीजिए, आग जला के चारों तरफ 7 बार ऐसे कर लीजिए, पूरा ऑरा की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। नजर उतारना बोलते हैं। पानी में लेट जाइए थोड़ी देर, पानी की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ये सारी चीजें साइंस है। आप एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, ये आपकी बायोप्लाज्मिक बॉडी है जो चारों तरफ है, इस पे काम करिए। अब देखिए, कई बार आप जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलके आते हो, आने के बाद एकदम बेकार बेकार लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़ दी। आपको ऑरा लॉक करते आना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज के सेशन को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि लेट काफी हो गया है। तो कंक्लूजन ये है कि आप केवल ह्यूमन नहीं है, आप क्या है, बीइंग भी हैं। और बीइंग कितना है, 80%। तो ह्यूमन से पहले बीइंग का ध्यान दीजिए, और बीइंग को समझने के लिए पॉजिटिव हेल्थ जोन आइए, अपनी फ्रीक्वेंसी मशीनों से चेक करिए कि कहीं आप गलत फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट तो नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादा पे या कम पे तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट हो रहे हैं वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चेक कैसे किया जाए, मशीनों से। और चेक करने के बाद अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी है, उसके बराबर आपको अपनी वाइब्रेशन लानी होगी। उसके लिए है योगिक वैदिक विज्ञान की पूरी क्रियाएं, और हम मॉडर्न साइंस और वैदिक विज्ञान दोनों को मिला के साइंटिफिक वे में लोगों को ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पर आपसे और क्वेश्चन पूछा था, जैसे हम कुछ लक्ष्य लेके चले तो हमें कौन से चक्र पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि होता है बहुत, मैं अपनी बात में कम से कम 1-1.5 साल हो गए कोई एक प्रैक्टिस बहुत दिनों से सीख रहा हूँ मैं। मुझे पता सब कुछ है, मुझे कैसे वर्क होता है, सारा कुछ होता है, बट वो एक्चुअल जो एग्जीक्यूट करना, वो एग्जीक्यूट नहीं होता मुझसे। ये तो आइडिया तो सब कुछ है, पता है मुझे, A to Z पता है। आप मुझे कोई बोले मुझे उस चीज पे लेक्चर दो, मैं अच्छे से पढ़ा दूं, दूसरे लोग सिखा दूंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में होता है गाड़ी चलाना, पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया, चला के बताओ, चला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि 2 तरीके हैं किसी भी चीज़ के, एक है साइंस और एक है स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है, योग का साइंस, वो भी साइंस है, ठीक है। तो हर चीज़ में योग के अंदर भी एक तरीका सिखाया गया किसी भी चीज़ को अचीव करने का, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने का, क्रियाओं के द्वारा। और उसका जो सिस्टम है, ये एनर्जी सिस्टम, नाड़ी और चक्र। तो ये जो इतनी सारी नाड़ियाँ हैं, अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग चक्र हैं, इनका सबका अपना अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे किसी को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर सफलता चाहिए, गोल्स, पैसा, पावर, तो नीचे के 3 चक्रों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को ऊपर के चक्र उसमें चाहिए कि मेरे को नॉलेज चाहिए, मेरे को कुछ डिस्कवरी करनी है, मेरे को कुछ फिलॉसफीज लिखनी है, तो उसको इन चक्रों पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है ना ये चीज़? तो अब एक दिन में एक चक्र नहीं एक्टिव होता है, अपने को उन चक्रों को अलाइन भी करना है और एक्टिव भी करना है। दूसरी चीज़ है, साइंस की मदद इस प्रकार से ली जाती है कि जब हम साइंस के मशीनों से हम ये समझें कि मेरा कौन सा चक्र कमज़ोर है, कौन सा चक्र बैलेंस्ड है, और कौन सा अलाइन नहीं है और कौन सा अलाइन है।
तो जो हम GDB मशीन वहाँ लेकर आए हैं उससे एकदम आपका पर्सनल एनर्जी ब्लूप्रिंट निकल कर आता है। आधार चक्र की प्रैक्टिस कौन सी वो आपको मालूम है, कौन से बंद लगाने हैं, कौन से वो करने हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज देनी है। तो एक हो गया योग, और दूसरा फिर अगेन वही चीज़ कि साइंस में फिर आप इसमें यहाँ पर हम कुछ फ्रीक्वेंसीज, जैसे आप साउंड फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं, जब आप उस साउंड को सुनेंगे तो केवल मूलाधार चक्र पे काम करेंगे, मूलाधार चक्र अलाइन हो जाएगा। ऐसे बाइन्यूरल बीट्स फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपका डायग्नोसिस बनाने के बाद GDB से कि आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कहाँ डिस्टर्ब है, कौन सा चक्र डिस्टर्ब है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है बाइन्यूरल बीट फ्रीक्वेंसी, वो आपका पर्सनलाइज्ड म्यूजिक है। और उसको जब आप लगातार 3 महीने तक सुनते हैं तो आपकी जो ये एनर्जी बॉडी है ये बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसीज लाइन अप होनी शुरू हो जाती है। पहला चीज़ तो ये हो गया कि पहले आपको एनर्जेटिकली बैलेंस होना है, चाहे कुछ भी चाहिए, इवन आपको भगवान चाहिए तो भी एनर्जेटिकली बैलेंस होना है, और अगर आपको पैसा चाहिए तो भी एनर्जेटिकली बैलेंस होना है, क्योंकि बिना एनर्जी के ना तो भगवान मिलते हैं और ना ही पैसा मिलता है। अब अगला पार्ट है कि जब आप एनर्जेटिकली बैलेंस हो गए, अब आपको कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि मुझे चाहिए क्या, बस चाहिए कुछ ना कुछ। क्या चाहिए तो बोले अच्छा सा लाइफस्टाइल चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारा बंगला चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, ये भी क्लियर नहीं, क्यों चाहिए ये क्लियर नहीं। तो ये सारे जो क्लियरिटी है ये माइंड के लेवल पे चाहिए होती है। इसीलिए इसमें मेंटर का, काउंसलर का, या जो हम कहते हैं कि एक आपको काउंसलर चाहिए या मेंटर चाहिए जो आपके गोल्स बना के दे कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, कि माइंड के अंदर उस गोल की फ्रीक्वेंसी डेवलप करना, जिसको हम मैनेजमेंट साइंस बोलते हैं। जैसे किसी ने गोल बनाया कि मुझे 10 लाख पर मंथ कमाना है, लेकिन अभी वो कितने कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है। तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में 9 लाख का डिफरेंस है। उसको ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, बस उसने 10 लाख के पीछे पागल है, 10 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है। एक दिन में 10 लाख नहीं आ सकते, है एक तरीका बैंक लूट ले जाके, उसमें फंसेगा बाद में। और दूसरा तरीका है कि नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब 9 लाख कमाने के लिए एक्स्ट्रा उसे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और क्या वो 9 लाख कमाने के लिए वो सेक्रीफाइसेस करने को तैयार है? नहीं होता। 9 लाख सब कमाना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जब मैं उससे बात करता हूं बिठा के कि तुम्हें 9 लाख कमाने के लिए ये चीजें, इसकी कीमत ये है, तुम्हारी फीस जाएगी, तुम्हारा ये जाएगा, तुम्हारा ये जाएगा, क्या तुम तैयार हो? तो बोलता है नहीं। यस, ये जो तुम नहीं बोल रहे हो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पहले से पता है, इसलिए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उस 10 लाख की तरफ जाने ही नहीं दे रहा है, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। अब जब वो बैठता है तो क्लैरिटी आती है कि हाँ सर, मुझे 9 लाख नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली क्या चाहिए था कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ पे 3 BHK हो, सोसाइटी से थोड़ा वो हो, सेफ्टी हो, और मुझे बहुत ज़्यादा 9 लाख नहीं, ये सारी चीज़ें जो मेरी चाहते हैं वो 2 लाख में आ सकती है। अब उसको समझ में आया 1 लाख से 2 लाख का डिफरेंस, तेरे को चाहिए था 1 लाख एक्स्ट्रा, अब इसके लिए तू बता कि क्या कर रहा है। सर यहाँ 2 लाख करने के लिए क्या क्या कर सकता है? सर यहाँ कर सकता हूँ, वहाँ कर सकता हूँ, वहाँ कर सकता हूँ। अब उसके माइंड का जो लेंस था ना ये चेंज हो गया। अब उसको छोड़ देता हूँ मैं 7 दिन के लिए, 7 दिन बता के बोलता है सर मेरे को वाली जॉब मिल गई जिसमें मैं 1 लाख से 2 लाख में मिल। कहाँ मिल गई? उसी न्यूज़पेपर में मिल गई। डेली वो न्यूज़पेपर देख रहा था, लेकिन अभी तक उसका फोकस कुछ और था। तो माइंड को वही दिखता है जो, आंखों को वही दिखता है जो माइंड देखना चाहता है। तो हम उसकी क्लैरिटी ला देते हैं गोल्स को लेकर, माइंड को लेकर कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और दूसरा उसकी एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। ये 2 चीज़ें जब आती हैं, और तीसरा है फिर आपका भगवान, कि अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आप दोनों चीज़ भी कर लो, भगवान आपके साथ होने ही नहीं देगा। वो ये भी कई बार होता है, क्योंकि आपको भगवान ने किसी और चीज़ के लिए चुना हुआ है। तो ये तीनों चीज़ों की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए बिना स्ट्रगल के सक्सेस पाने के लिए आपको ये 3 क्लैरिटी आई है। लेकिन स्ट्रगल के साथ सक्सेस चाहिए तो फिर आप कुछ भी कर लो, और स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलेगी तो बहुत सारी बीमारियां मिलेंगी। और अभी का जो समय है उसमें सक्सेस के मायने ही लोगों के चेंज हो गए। सर बोलते हैं ना स्ट्रगल से ही तो सक्सेस है। हाँ, लेकिन साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रगल के साथ साथ बीमारियां भी आती हैं। ये जब लोगों को समझा दोगे तो समझ में आ जाएगा। और सक्सेस मतलब क्या? वे से बिना स्ट्रगल के सक्सेस पा सकते हैं, स्पिरिचुअल वे से। सक्सेस को पहले डिफाइन करना है कि सक्सेस जो दूसरे ने बना दिया कि इतना पैसा कमाना, 5 गाड़ियां रखना, 3 एरोप्लेन रखना, हर महीने 2 फॉरेन यात्रा करके आना, इज नॉट सक्सेस। हर किसी का डेफिनेशन अलग है। हर किसी का नहीं, ये सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत है। क्योंकि अगर ऐसी सक्सेस मिल भी गई तो आप दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन रहे हो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा जो नहीं होना चाहिए,
और पैसे का ओवरफ्लो करवा के सारी चीजें गड़बड़ कर दी जा रही हैं। जो डिस्पैरिटी है, डिस्पेरिटी कुछ नहीं है सर। और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड के लोग एक लेवल पे आ जाएं, सबका एक जैसा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, एक जैसा पैसा हो? नहीं ना। अच्छा, क्या जो सक्सेसफुल कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, क्या वो ज़्यादा हैप्पी हैं? क्या बस्तर के लोग और रायपुर के लोगों में अगर कंपेयर करें तो रायपुर के लोग ज़्यादा हैप्पी हैं कि बस्तर के लोग? और रायपुर और भिलाई में ही कंपेयर कर लो, रायपुर के लोग ज़्यादा हैप्पी हैं कि भिलाई के लोग? तो ये सक्सेस और हैप्पीनेस दो अलग चीज़ हो रही है। और सक्सेस जो हमें चाहिए थी वो गलत डेफिनेशन हमारे माइंड में सोच ही गलत बना दी जा रही है। भाई आज से अगर 20 साल पहले बोले तो यही सक्सेस होती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, है ना। डॉक्टर अगर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के पास आउट हो गया तो बोलते थे कि सक्सेसफुल है। लेकिन आजकल नहीं, आज की डेट में क्या है कि डॉक्टर बन जाए, MCH कर ले, फिर उसका खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल हो, फिर खूब चलना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? ऐसे ही आज की पहले के आपके टाइम पे ही बात कर रहा हूँ सर, आपके जो दोस्त होते होंगे जिनके पास एक अपना खुद का घर होता होगा, एक गाड़ी या 2 गाड़ी होती होंगी, तो सक्सेसफुल माना जाता था। लेकिन आज की डेट में माने जाते हैं क्या? कम गरीब और ज्यादा गरीब माने जाते हैं। तो बोले ना कि एक अमीर बच्चे को गरीबी के ऊपर ऐसे लिखने को बोला गया, तो वो बोलता है कि मेरा दोस्त है, मेरे बगल में जो घर के बगल में रहता है वो बहुत गरीब है, उसके पास एक आईफोन भी नहीं है, वो एंड्रॉयड चलाता है। उसके पापा जो है वो उसके पास वो है क्रेटा गाड़ी है, उसके पास BMW नहीं है, उनके घर में ना वो वाईफाई नहीं लगा, बहुत गरीब है। मुझे उसको सोच के दया आती है। ये अमीर बच्चे की डेफिनेशन है गरीबी की, क्योंकि उसने उससे नीचे की गरीबी कभी देखी ही। तो हमारे मायने बदल दिए जा रहे हैं सर। अभी युद्ध हो जाए ना, यूक्रेन वालों से पूछो कि सक्सेस क्या है, जिंदा रहना ही सक्सेस है। पाकिस्तान वालों से पूछो सक्सेस क्या है, फ्रीडम ही सक्सेस है, आर्मी के अंडर में ना होना ही सक्सेस है। आज हमसे पूछो सक्सेस अपन क्या है ना? जो जिस तरीके से ये दुनिया बनी उसी तरीके से सब चीज अभी भी चल रहा है ना। और जो चीज इस ब्रह्मांड में है वही चीज हमारे अंदर है। मतलब पुरुष और प्रकृति, मेल और फीमेल, नेगेटिव और पॉजिटिव शुरू से ही व्याप्त है, और जब दोनों मिलेंगे तभी लीला होगी। समझ रहे हैं ना? जैसे पहले पुरुष अलग था, प्रकृति अलग थी, अलग अलग पड़े हुए थे। ब्रह्मांड ने आदेश दिया कि पुरुष को प्रकृति के साथ मिलना है, फिर हलचल हुई तो पहले नाद आया, नाद से फिर नीचे अहंकार आया, है ना। अहंकार के बाद फिर आगे सत्व रजस तमस बने, फिर सत्व रजस तमस से आगे दोषास वात पित्त कफ बने। ऐसे करते करते डाउनग्रेड, और डाउनग्रेड के बाद ऐसे प्रकृति बन गई, एनर्जी से मैटर बन गया। और जब अपन उल्टा जाते हैं तो मैटर से एनर्जी बन जाते हैं फिर, राइट। और ये दोनों का बैलेंस चलते रहता है। लेकिन इस एनर्जी में भी दो चीजें रहेंगी, एक पुरुष एक प्रकृति, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का मिलना जरूरी है। दोनों नहीं रहेंगे तो यही एक सोच कि मेरे को सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिलेगा, मेरे को अच्छा भी फील होगा, मेरे को बुरा भी फील होगा, ये एक्सेप्टेंस। हम क्या सोचते हैं मैं अच्छा होता रहे, समझना। क्योंकि जैसे आपने क्योंकि सांख्य फिलॉसफी पढ़ ली है, अभी इन्होंने आपने सांख्य फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे ही पढ़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप अंदर ही खत्म हो जाते हैं। फिर आप दूसरों से आंसर नहीं मांगते हो, क्योंकि जो विधि का विधान है ना, अगर हम वो समझ जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो हमारे अपने खुद के थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक अपने आप आ जाता है। जैसे अगर आप एक बहुत लोअर लेवल पे देखोगे ना तो लगेगा कि अरे यार भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, युद्ध क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, लोग अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर जाकर देखोगे तो होना ही है, क्योंकि ये तो कलयुग का पीक चल रहा है, ये होगा ही। ये नहीं होगा तो पीक नहीं आएगा तो वापस ठीक नहीं होगी चीज़। जब तक मोबाइल का एक्सेस नहीं होगा बहुत ज़्यादा तब तक लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे तब तक विनाश होगा नहीं, और विनाश नहीं होगा तो नया सृजन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक लेवल पे हमारे कंट्रोल में है ही नहीं।